उधर आएगा आपको ऑप्शन। नहीं नहीं, किया किया, मैंने स्टार्ट किया, बट मुझे ये नहीं पता है कि ऑटो रिकॉर्ड नहीं होता है। ओके, हाँ चलो, मैंने रिकॉर्ड स्टार्ट कर लिया। सो कंडीशन ये है कि जो काम आप करना चाहते हो उसके लिए टाइम लिमिट आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर कोई और टाइम लिमिट डिसाइड करता है तो वो फोर्सफुली होता है, उन्हें नहीं पता है आपकी कैपेसिटी कितनी है। तो प्लीज जब भी नेक्स्ट टाइम कोई चीज आपको करने के लिए मिले तो टाइम लिमिट आप डिसाइड करो कि आप कितने समय में कर सकते हो। अगर वो नहीं भी कर सकते आप, मतलब आपको अंदाजा नहीं है कि कितने समय में होगा, तो भी एक डेडलाइन आप खुद डिसाइड कर लो एंड वो डेडलाइन के अंदर वो काम खत्म करने की 100% कोशिश करो। जैसे मुझे अच्छा लगा, सेवा ने सबसे पहले बोला 2 से 3 दिन, तो मैंने टारगेट सोच लिया, चलो ये बंदी है, ये लड़की है जो 2 से 3 दिन में चैप्टर खत्म कर सकती है। बट तुरंत आदित्य ने 1 हफ्ता बोलकर सबको इन्फ्लुएंस कर दिया कि 1 हफ्ता लगेगा ये चैप्टर खत्म करने के लिए। पर ये आदि का गलती नहीं, आदि ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, ठीक है। तो ऐसे में हर एक इंसान अपना टाइम लिमिट खुद सेट करे तो अच्छा है। तो ये नियम क्या कहता है, ये लॉस क्या कहता है कि काम उतना फैल जाता है जितना उसके लिए समय होता है। आपको हर समय में काम करना है तो आपको कम से कम समय में ज्यादा काम करने का आइडिया डिसाइड करना पड़ेगा, जिससे आपका काम करने का जो स्पीड है वो बढ़ जाए और समय छोटा हो जाए, स्क्वीज हो जाए, ठीक है। क्योंकि समय कम होगा तो आप ज्यादा काम कर पाओगे। अब वो काम पढ़ाई रिलेटेड है तो मैं मानता हूँ कि एक लिमिटेड टाइम चाहिए। बट वो काम अगर कोई घरेलू काम है, कोई एक्टिविटीज है वो कंप्लीट करनी है, कोई असाइनमेंट्स है जैसे आप अभी कोई असाइनमेंट है जो आप अभी कंप्लीट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको वो टाइम लिमिट बांध लेनी चाहिए कि आपको इतने समय में कंप्लीट करना है, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। इट्स जस्ट लाइक अ सेटिंग अ गोल। ओके, तो ये आज का एक लेसन था। कोई टेस्ट नहीं है, टेंशन मत लो। मैं कोई 1 हफ्ते में टेस्ट लेने वाला नहीं हूँ, ना कि फ्राइडे ना कि नेक्स्ट ट्यूसडे, ठीक है। ये तो जस्ट एक कंडीशन थी, मुझे जाननी थी कि उसके रिगार्डिंग आपका क्या सजेशन है। समझ सर अभी प्रिपेयर किया मतलब माइंड में कि कितना पढ़ना है। हाँ, प्रिपेयर किया माइंड में। सर कितना मतलब पढ़ने का है, अभी फ्राइडे को टेस्ट होगा तो ऐसा सर मतलब मैनेजमेंट सुबह कितना पढ़ने का है शाम सर, मतलब फटाफट एक राउंड ऑफ निकाले सर। एक चीज मैं बता दूं, माइंड में जो प्रिपरेशन होता है ना वो सिर्फ ख्याली फुलाव होते हैं, लाइक एक फैंटेसी होती है। जब तक उसे पेपर में नहीं लिखते तब तक वो माइंड का चीज हर सेकंड बदलते रहता है। तो जब भी आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो, अच्छी चीज हो, अच्छे करने के लिए आपने कोई टारगेट सेट किया हो, प्लीज प्लीज टाइम निकाल कर एक नोटबुक में लिखे, या तो आपके मोबाइल में आजकल नोट पैड करके आ चुका है, एक छोटा सा बाय डिफॉल्ट ऐप होता है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, तो आप उसके अंदर टाइपिंग करके या वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी आप रख सकते हो। क्योंकि जब तक आप कोई चीज लिखते नहीं हो तब तक वो माइंड में बार बार चेंज होती रहती है। अगर आपने कोई चीज लिख के फाइनल कर दी तो फिर आपके लिए एक टारगेट सेट हो जाता है। तो अगर आप फ्राइडे तक डिसाइड करना चाहते हो कि मुझे कुछ नहीं तो मुझे अभी जो आने वाली एग्जाम से उसके 3 चैप्टर फ्राइडे तक खत्म करने हैं, तो वो टाइम लिमिट आप बांध लो, 3 चैप्टर्स के नाम लिख लो और काम करना शुरू करो। देखो आप जितनी एनर्जी के साथ बैठोगे ना कि आपके पास एक टारगेट है और उसे अचीव करने के लिए आपके पास बहुत कम समय है, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। नो डाउट्स आपका जो डिस्ट्रैक्शन था वो कम हो जाएगा एंड देन फिर आपका फोकस बढ़ेगा। आपको अदर थिंग्स बहुत निग्लेक्टेड लगेगी कि ये चीज कुछ काम की नहीं है। आपको जो काम करना है उसके ऊपर आपका फोकस बढ़ेगा। हालांकि हर बार ये नहीं होता है कि आपको हर चीज पसंदीदा ही मिले, क्योंकि स्टडी करना किसी भी बच्चे को पसंद नहीं आता। बट स्टिल हम लोग सब लोग पढ़ते जाते हैं। तो इंटरेस्ट आपको खुद को क्रिएट करना पड़ेगा एज अ लर्निंग मेथड, कि मुझे कुछ सीखना है, इसमें जानकारी जुटा लूं तो मुझे आगे आने वाले सालों में और अच्छा कुछ जानने को मिलेगा जो रिलेटेड टू मेरे एजुकेशन में काम आ सकता है या मेरे आने वाले फ्यूचर में काम आ सकता है। तो अब आप डिसाइड करो कि आपके पास अगर अगले वीक एग्जाम है, नेक्स्ट वीक में एग्जाम है, तो आपके पास कितने चैप्टर्स है खत्म करने के लिए और वो चैप्टर्स कवर करने के लिए कितना टाइम है। अगर आप छोटा सा कैलकुलेशन करके देखो तो एवरी डे आपको कितने लेसन खत्म करने हैं, तो आपके जो भी छोटे मोटे एक्सक्यूज है कि 7 आवर्स कॉलेज में चले जाते हैं, डेफिनेटली मैं मानता हूँ जा रहे हैं, देन व्हाट? तो क्या करोगे, एग्जाम नहीं दोगे? ऐसा तो नहीं है। तो आपको प्रिपरेशन के लिए अलग से टाइम चाहिए, तो ऑफकोर्स वो अलग से टाइम कहाँ से निकलेगा? आपके 24 आवर शेड्यूल्स में से, नथिंग एल्स। अगर असाइनमेंट कंप्लीट करना है तो क्या हुआ, कल देना है तो आज खत्म करना पड़ेगा, तो आज रात को 2 घंटा ज्यादा जाके खत्म करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप डिसाइड करते हो।
ये छोटे छोटे प्रेशर है, आप झेलना शुरू करोगे और कुछ बच्चे इस प्रेशर को बखूबी झेल लेते हैं, बहुत अच्छे से कवर अप करके अपने आप को अच्छा दिखा देते हैं कि हाँ हमने सब टाइम टू टाइम कंप्लीट किया, क्योंकि उन्होंने टाइम मैनेजमेंट सीखा है, डिसिप्लिन में है वो। और कुछ लोग बहुत उसको डिले करते करते लास्ट में कहीं ना कहीं केओस में जाके अटकते हैं, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, करने के लिए टाइम कम होता है, और स्टार्ट किससे करे उसका कोई आइडिया नहीं होता है, एंड फाइनली उस मोमेंट पे उनकी हेल्थ भी खराब होती है। तो ऐसे उनके पास 3-4 एक्सक्यूज मिलके टीचर्स को देने के लिए एक बड़ा सा लड्डू होता है, मैम बीमार थी या बीमार था, मैम इतनी ये भी करना था वो भी करना था, सर ये भी बाकी है, एग्जाम्स भी आ रहे सर, टाइम भी नहीं है, घर पे भी हेल्थ इश्यू है, घर पे कोई है नहीं करने के लिए। तो सारे एक्सक्यूज मिला के एक बड़ा सा लड्डू बन जाता है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते सिर्फ खाए बिना। समझ गए? यस सर। यस सो अगर आपको स्कॉलर बनना है, अच्छा बनना है, गुड स्कोर करना है, आपको एक नॉलेजेबल पर्सन बनना है, तो आपको अपने टाइम के साथ मैनेज करना सीखना पड़ेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, आपने टाइम मैनेजमेंट का वो लॉग बुक बनाना चालू रखा है ना? यस सर। यस सर। हाँ सर। हाँ, अगर कहीं छूट रहा है एक दिन का, तो आपको वो दिन रात को बैठ के पूरे दिन का लिख लेना है, 24 आवर्स का जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो। एक हफ्ता मुझे लगता है होने आया है, और इस एक हफ्ते में आपने जो भी कंप्लीट किया रहेगा, मैं समझ रहा हूँ कि आपको एक आइडिया मिला होगा, नहीं मिला होगा तो हम लोग उसके ऊपर जरूर डिस्कशन करने वाले हैं, शायद थर्सडे के लेक्चर्स में डिस्कशन हो उसके ऊपर। ठीक है, चलो अभी होमवर्क की बात करते हैं। तो मैंने आपको 2 होमवर्क दिए थे ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स को, जिसमें से पहला होमवर्क था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का डिस्टिंग्विशिंग। आई थिंक सबके पास है अभी अवेलेबल। यस सर। यस सर। तो मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट अपना सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है वो डिस्कस करे मेरे साथ, और मैं नाम ले लेता हूँ उसका। जो प्रेजेंट स्टूडेंट है उन्हीं में से नाम ले रहा हूँ मैं, मुझे एब्सेंट स्टूडेंट के बारे में पता नहीं है। ओके, प्रीति। बेटा आपने लिखा है प्रीति? यस सर। हाँ, सो आप मुझे 2 पॉइंट बताओ, डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के। यस सर, 1 सेकंड। हाँ इट्स ओके, नो इशू, ले लो टाइम। यस सर। हाँ बोलो। So, centripetal acceleration is a property of moving a body that transferring through a circular path, ओके and centrifugal acceleration is a property of circulating moving objects, and it is direct outward and a circular path. ओके गुड, सेकंड पॉइंट। Uh, Centripetal acceleration direction is inward. ओके Centrifugal acceleration direction is outward. ओके, थर्ड वन। Okay. Force causing the acceleration is centripetal force. ओके Force causing the acceleration centrifugal force. ओके, और कोई पॉइंट लिखा आपने? No sir, 3 points. ओके गुड वन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कार्तिक। कार्तिक आपने लिखा है? क्यों कार्तिक आपने नहीं लिखा है? ये तो लास्ट ट्यूसडे का होमवर्क है। हाँ कार्तिक, माइक ओपन कर सकते हो? आई वॉज नॉट प्रेजेंट दैट लेक्चर, सॉरी सर। ओके ठीक है, मैं क्रॉस वेरीफाई करके देखता हूँ, अगर नहीं हो रहे आप तो ठीक है, अगर रहे होंगे तो फिर आपको यही चीज पनिशमेंट के लिए मिलेगी, नो इशू। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं।
सौरभ, सौरभ आपने लिखा है? Yes, sir. हाँ बेटा बताइए। Centrifugal force. If an object moving in the circle and experience an outward force, then this force is called centrifugal force. एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, मैंने सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बताया था, फोर्स के बारे में नहीं बताया था। So, मैंने force के बारे में लिखा। चलो ठीक है, बताओ आगे। फोर्स का आपने फर्स्ट पॉइंट बताया, वो रिपीट करो। If an object moving in a circle and experience an outward force, then this force is called centrifugal force. ओके, Centrifugal force. हाँ हाँ, नेक्स्ट। If an object travels in uniform speed in a circular path, it is called centripetal force. ओके, Second point, the object has direction along the center of the circle from the center approaching the object. ओके, Centripetal force, the object has direction along the center of the circle from the object approaching the center. Formula for centripetal force is Fc is equal to mv 2r 2 by r. Formula for centripetal force is Fc is equal to mv 2 by r. Example of centrifugal force: mud flying off a tire is one example of centrifugal force. And centripetal force, a satellite orbiting a planet is an example of centripetal force. ओके, फॉर्मूला आप फिर से बताइए, मैंने फॉर्मूला ठीक से सुना नहीं। Fc is equal to mv 2 by r. ओके, Centripetal force Fc is equal to mv 2 by r. सेम ही तो है। हाँ, सेम ही है। तो सेम है तो डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट नहीं हुआ ना ये तो। ओके सर। एक्चुअली आपकी पॉइंट में गलती है, या तो फिर आपने वो डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट गिन के लिया है, जो दोनों में से कोई तो एक गलत है। अच्छा, उसके ऊपर वाला पॉइंट आपने जो रीड किया था फिर से रीड करो। Mud flying off a tire is a one नहीं example. उसके ऊपर वाला। The object has direction along the center of the circle from the center approaching the object. Centripetal force, the object has direction along the center of the circle from the object approaching the center. दोनों एक ही हुए ना बेटा? सर हाँ, सर मतलब है ना, एक्सेलरेशन का भी है ना, एग्जाम्पल सेम ही है, फोर्स का और एक्सेलरेशन का, उसने जो बोला ना हाँ हाँ, सेम ही है एग्जाम्पल। ओके। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का फॉर्मूलाज भी सेम है सर। बराबर है, बट मैं एक बात बता दूं, एग्जाम में अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताया तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। कल उठ के आपको एग्जाम में बोर्ड के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बोला तो आप डिस्टिंग्विशिंग एक्सेलरेशन के पॉइंट में लिखना चाहिए। अगर आप फोर्स के फॉर्म में लिखोगे तो सीधा अंडा मिलेगा। समझ रहे हो? मैं क्वेश्चन आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि भले आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नॉलेज हो, सेंट्रीपिटल फोर्स का नॉलेज हो, बट एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है तो यू हैव टू फ्रेम योर क्वेश्चन या फ्रेम योर आंसर। क्वेश्चन भले जैसा हो, आंसर फ्रेम करो एक्सेलरेशन के फॉर्म में। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड फोर्स? क्या डिफरेंस है? सिर्फ मास का डिफरेंस है। तो जहां पर भी मास का रोल है फोर्स में, वो हटा दो, एक्सेलरेशन बन गया। तो आप वर्डिंग लिखने के टाइम जो चीज बता रहे हो उसमें मास इंक्लूड मत करो, तो एक्सेलरेशन में आया। अभी आप थोड़े बड़े हो गए ना, तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, क्योंकि बोर्ड्स में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ये हमें नहीं पता। आप फोर्स पढ़ के गए और वहां पर एक्सेलरेशन पूछा तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि एक्सेलरेशन का बताओ, तो मुझे एक्सेलरेशन के पॉइंट में आप कन्वर्ट करके रखो। भले आपके पास फोर्स का नॉलेज हो, नो डाउट है तो अच्छी बात है, बट एक्सेलरेशन का भी नॉलेज होना चाहिए। और अभी सौरभ ने जो आंसर दिया वो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेकंड पॉइंट गड़बड़ लगा। थर्ड पॉइंट उसने जो सेम फॉर्मूले बताए, अगर आप फॉर्मूले बताना चाहते हो तो मैं ऐसे बताऊंगा, सेंट्रीपिटल के लिए फॉर्मूला माइनस है, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए। स्केलर फॉर्म में तो दोनों सेम ही है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फॉर्मूले सेम है, डायरेक्शन वाइज एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो ध्यान से देखो, अगर आप फॉर्मूले लिख रहे हो तो आपको फॉर्मूले क्या लिखने चाहिए? एफ सी बार इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर, और उसके बाजू में आर कैप दिखाना है, आर कैप। ये वेक्टर फॉर्म में हुआ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हुआ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए क्या लिखोगे? एफ सी बार इक्वल टू
m plus m v square bar upon r, v square bar नहीं सॉरी, प्लस m v square upon r into r cap। अब यहाँ पर आपने प्लस डाला है m से पहले और वहां आपने m से पहले माइनस डाला था सेंट्रीपिटल में, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है फॉर्मूला का। मैं क्यों बोल रहा फॉर्मूला गलत है, क्योंकि डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट में अगर आप सेम फॉर्मूला दोनों में लिखते हो डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट नहीं हुआ वो, ओके। एक में प्लस एक में माइनस। चलो अभी माधवी के ऊपर आते हैं। माधवी, आपने होमवर्क रोज करते हो? हेलो, हाँ, आप रोज सेंड करते हो बराबर? सॉरी फिर से बोलिए आप सर। बेटा आप रोज सेंड करते हो ना होमवर्क? हाँ, ओके, तो आपने अभी जो पिछले 3 दिन में जो होमवर्क भेजा है मुझे, आप उसे ओपन करोगे अपने नोटबुक में? 1 मिनट सर। डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट में एक पॉइंट का कितना हाँ मार्क्स किया सर। मतलब वन मार्क्स होता है, एक पॉइंट का 1 मार्क्स होता है। दोनों का मतलब जैसे दोनों सेंट्रीपिटल का दोनों मिलाकर एक, अगर दोनों में से एक भी गलत हो गया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सर यही मुझे नहीं समझ रहा, लाइक अगर 1 मार्क दोनों पॉइंट को देते हैं तो डिवाइड करके हाफ हाफ हो सकता है ना। डिस्टिंग्विशिंग का मतलब क्या हुआ, इसमें है सर इसमें नहीं है ऐसे दिखाना। एक मिनट माधवी, इसमें है इसमें है इसमें है और इसमें नहीं है ऐसे दिखाना। अगर आप एक में है दिखा रहे हो बट एक में नहीं है वो नहीं दिखा पा रहे तो डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट कहाँ हुआ वो? यस तो ये चीज को ध्यान में रखना। हाँ माधवी बोलो, ओपन किया? हाँ, माधवी पांचवी बार जो आपने होमवर्क भेजा, मतलब अभी रिसेंटली जो हाँ, था यस्टरडे, हाँ। हाँ, तो उसके फर्स्ट फॉर्मूले पे क्या लिखा है आपने? पढ़ो तो, पहले 3 4 5 6, जो पहले 6 है उसे पढ़ो तो। अभी हाँ अभी अभी। हाँ 1 मिनट सर। ओपन नहीं किया था बेटा? माइक चालू रख के पढ़ना था। अरे फिर क्या, फिर मुझे कैसे समझेगा रे? जी सर 2 मिनट रुको ना। करना। तेरा माइक चालू है ना? बंद है, अभी चालू किया। हाँ बोल। हाँ तो हो गया पढ़ के। अरे बेटा मेरे लिए पढ़, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। सर क्यों? अरे सर सेंड कर दिया था ना, पढ़ लो ना। अरे तू पढ़ तो सही, क्या लिखा है? गलत लिखा था क्या कुछ? रहेगा तो वही तो चेक करना है, जल्दी से पढ़ना। 6 तो फॉर्मूले है, फटाफट तो पढ़ने हैं तुझे, जो लिखा है वो पढ़। 1 मिनट सर। मेरे लिए पढ़ना है बेटा ये, यहाँ माइक चालू करके पढ़। चलो उसके आने तक हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे का टॉपिक। सो लास्ट टाइम जितना भी कवर हुआ आप सबको पता है। माधवी, हाँ रुका हूँ। तेरा हो जाए तो तुरंत बता, तब तक मैं आगे का कंटिन्यू रीड करता हूँ और विद इन 2 to 3 मिनट्स में बता, ज्यादा टाइम मत ले माधवी। नाउ एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, ये हमने देख लिया था
कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक जो हमने क्रिएट किया था उसमें कोई व्हीकल हमने रखा है, फिर से सुन लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप सबको पता होना चाहिए कि फोर्सेस कितने होते हैं, कैसे कैसे एक्ट होते हैं। तो ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है जिसका हमने वर्टिकल सेक्शन लिया है। सेक्शन कैसा होता है वो भी मैंने आपको दिखाया था। ये आपको ट्रक दिख रहा है जिसके पीछे वो ट्रक की बॉडी है और उसका बैक साइड हमें दिख रहा है। उन्होंने एक डॉट किया है बीच में, दिख रहा है आपको बॉडी के अंदर ब्लैक कलर का डॉट है। ये जो डॉट है ना वो उन्होंने क्यों दिखा है, पूरी बॉडी को उन्होंने स्क्वीज करके एक पॉइंट कन्वर्ट किया। उन्होंने बोला है कि कंसीडर एज अ पॉइंट पार्टिकल, सिर्फ पॉइंट पार्टिकल ध्यान देना। 9 o'clock श्रावणी, 9 o'clock बेटा। थैंक यू सर। ओके, सो पूरी बॉडी को स्क्वीज करके एक पॉइंट पार्टिकल कंसीडर किया, दैट इज जो सेंटर मैंने ड्रॉ किया वो बॉडी अगर रेस्ट होती तो उसके ऊपर दो फोर्स काम करते, mg डाउनवर्ड में और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? द फोर्स व्हिच अर्थ सरफेस अप्लाइड ऑन अ बॉडी। एंड व्हाट इज mg? द फोर्स ऑफ बॉडी अप्लाइड ऑन अ अर्थ सरफेस। ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम, डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट होते हैं, इसलिए कोई भी बॉडी किसी भी सरफेस के ऊपर इजीली होल्ड पे रहती है, यानी स्टेबल रहती है। अगर mg बढ़ गया तो वही ऑब्जेक्ट जमीन में धंस जाएगी और अगर n बढ़ गया तो वो ऑब्जेक्ट हवा में उड़ने लगेगी। ये दोनों में से कोई भी केस आपको आज तक देखने को नहीं मिला होगा, अनलेस एंड अनटिल आपका जो लैंड है वो कहीं कीचड़ वाला ना हो, मड ना हो। मड के अंदर ऐसा होता है कि अगर कोई पर्सन या ऑब्जेक्ट वहां पे रुकी हुई है तो वो धीरे धीरे जमीन में धंस जाती है। और कहीं ना कहीं रेगिस्तान में भी ऐसा होता है कि अगर आप किसी एक जगह पे खड़े हो तो वो जमीन में धंसते जाते हो, अगर वहां का रेत नीचे से फिसलता होगा तो। ये दो एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ देंगे तो बाकी हर केस में mg और n बैलेंस होते हैं। ओके, अब इसके बाद जो बचा हुआ फोर्स है, अगर ये गाड़ी मोशन में है तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा सरफेस से हॉरिजॉन्टल यानी पैरेलल होता है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो इस तरफ है, एफएस का मतलब होता है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो अंदर की तरफ है यानी टूवर्ड द सेंटर की तरफ है। अगर वो ऑब्जेक्ट को अंदर खींच रहा है मतलब टूवर्ड द सेंटर वाला जो फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जिसका फॉर्मूला है mv²/r। सब मैग्नीट्यूड वाइज की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो नाउ वी हैव अ फॉर्मूला जहां पर हमारे पास दो सेट क्रिएट हो रहे हैं। कौन से दो सेट? एक सेट जो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या है, mg = n। और दूसरा क्या है? दूसरा ऐसा है कि दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में जो हमें दिख रहे हैं, एक यहाँ पर और एक सेंट्रीपिटल, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो इस केस में बैलेंस कुछ नहीं हो रहा है, इस केस में जो फोर्स अंदर की तरफ है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से बराबरी कर रहा है, मतलब वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। आपको याद है मैंने एग्जांपल लिया था डॉक्टर और उसके एप्रॉन का। तो डॉक्टर को आप तभी डॉक्टर समझते हो जब उसने स्टेथोस्कोप गले में लगाया और एप्रॉन पहना हो, ठीक है। तो वो पर्सन डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा है। अगर स्टेथोस्कोप और एप्रॉन निकाल दिया तो वो पर्सन नॉर्मल पर्सन है। तो अभी हमारा फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल है, बट कार टर्न होने के टाइम वही फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। इसलिए हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स एफएस को सेंट्रीपिटल फोर्स समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दो फोर्स कंपेयर करने पड़ेंगे, mv²/r = fs। ओके, यहां तक आपको समझा था? बोलो, यहां तक समझा था आप लोगों को? सो mg = n का कॉन्सेप्ट भी, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे है तो mg = n का बराबर है, बट अगर मैं उसको थोड़ा सरफेस पे प्लेटफॉर्म पे रखूं तो एलिवेट करके, तो वो नॉर्मल रिएक्शन बॉडी को देने वाला वो प्लेटफॉर्म होगा, तो तब भी वो mg देगा प्लेटफॉर्म को भी। देखो आप ऐसे बोल रहे हो, जो बोल रहे हो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये एक स्लांट सरफेस हो गया जो मैंने अभी बनाया है, उसके ऊपर मैं इस ऑब्जेक्ट को रख लेता हूँ, बराबर। तो अब ये ऑब्जेक्ट का जो mg है वो यहाँ से फ्लैट नीचे होगा, बट इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो यहाँ जाएगा, राइट है? यस सर। नाउ इन दिस केस n इज नॉट इक्वल टू mg। तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पर एक केस लेना पड़ेगा कि आपको n को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है या तो फिर mg को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। यहाँ पर जो एलिवेशन हुआ है वो थीटा एंगल से हुआ है, तो आप क्या करोगे, n को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, ऐसे हॉरिजॉन्टल। और थीटा आप कहाँ लोगे, थीटा आप ये साइड लेना चाहोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ले सकते हो थीटा। क्यों ऐसे? क्योंकि ये z बनेगा ऐसा, बराबर ना, यहाँ एंगल है तो इधर है।
इसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, राइट ना? Yes. Alternate. अल्टरनेट, ओके। तो अल्टरनेट एंगल आ गया क्योंकि हमने z के लिए ये रेड कलर का, सॉरी ब्लू कलर का एरो लिया है, फिर हमने इसको जो लिया है वो रेड कलर लिया है, और ये भी हमने रेड कलर लिया है। तो इधर आपका जो एंगल हो रहा था वो मैच हो रहा है, थीटा एंगल इधर आया। अगर थीटा एंगल इधर आया तो n का जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल जाएगा वो होगा n cos थीटा, और जो कंपोनेंट वर्टिकली ऊपर जाएगा वो होगा n sin थीटा। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. का n sin थीटा mg से बैलेंस हो रहा है, ठीक है? Yes, sir. और n cos थीटा का क्या होगा वो बाद में देख लेंगे, जिस केस के हिसाब से हम देखने वाले वहां देख लेंगे, ओके। तो ये आपका केसेस होता है जहां पर आप किसी स्लान सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखते हो। तो अभी के लिए हमारे पास ये दो फॉर्मूले आए थे, हमने उन दोनों फॉर्मूले को मर्ज करके ये फॉर्मूला क्रिएट किया। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, एफ एस अपॉन एन किया तो उधर एम वी स्क्वायर बाय आर अपॉन क्या हुआ, एम जी हुआ, एम एम गेटिंग कैंसल, तो ऊपर क्या बचा वी स्क्वायर, नीचे क्या बचा आर जी, ठीक है। तो आपके पास ये फॉर्मूला आया एफ एस अपॉन एन इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। फिर आपने यहाँ पर कुछ कंडीशन दिखाई कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाते हो फ्रिक्शन बढ़ते जाता है, बट फ्रिक्शन की एक लिमिट है, वो उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो अल्टीमेटली फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन कहाँ कितना एक्ट होता है, एफ एस मैक्स इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो आपने क्या किया, एफ एस मैक्स अपॉन एन इक्वल टू म्यू एस लिखा, जो आपने यहाँ पर दिखाया है, विच इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी होगा, क्योंकि अगर आप फ्रिक्शन मैक्सिमम कर रहे हो तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ये कैसे आपने डिसाइड किया कि आपने ये बताया कि mg और n कांस्टेंट है, मास ऑफ अ व्हीकल, उसके ऊपर लगने वाली ग्रेविटी और उसके ऊपर एक्ट होने वाला नॉर्मल रिएक्शन फॉर फ्लैट रोड के लिए सेम रहने वाला है, एक चीज। दूसरा, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट है, यानी आपका आर भी कांस्टेंट है, तो दैट मींस आपका एम जी एन और आर सब कांस्टेंट हो गए, तो बचा खाली एफ एस और वी स्क्वायर। और एफ एस और वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गए, क्योंकि अगर आपने यहाँ से एन हटा लिया, यहाँ से आर और जी हटा लिया एज अ कांस्टेंट कंसिडर करके, तो आपके पास यहाँ पर खाली एफ एस बच रहा है और यहाँ पर वी स्क्वायर बच रहा है, मतलब एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाओगे आपका फ्रिक्शन बढ़ेगा, वेलोसिटी और बढ़ाओगे फ्रिक्शन और बढ़ेगा। आपको वेलोसिटी बढ़ानी है, उसका स्क्वायर ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा, ठीक है। आपने वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड रखी है तो उसका स्क्वायर ऑटोमेटिकली 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसे केस में वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, बट फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा उसे नहीं बढ़ा सकते, तो हमें फिर वेलोसिटी की भी एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी। अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी कर दी तो नो डाउट फ्रिक्शन हमें हेल्प नहीं करेगा वेलोसिटी को कंट्रोल करने में। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन दिख रहा है, एफ एस मैक्स वो मैक्सिमम फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, डिवाइडेड बाय एन करते हो तो हमें मिलता है म्यू एस विच इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी। तो वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी हुआ। अब ये फॉर्मूला ये डिसाइड करता है कि आपका जी कांस्टेंट है, आपका आर कांस्टेंट है, तो आपकी वेलोसिटी सिर्फ म्यू एस पे डिपेंड है। फॉर अ गिवन रोड एंड फॉर अ गिवन टायर ऑफ अ व्हीकल, उसके लिए म्यू एस भी कांस्टेंट हो जाता है, एंड ये म्यू एस की मैक्सिमम वैल्यू हम लेंगे। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ऐसे होती है कि जब जिस रोड के ऊपर आप कार चला रहे हो और कार का टायर ये अपना सीएट टायर है या कोई और कंपनी का टायर है, तो फर्क किस बात से पड़ेगा कि अगर रोड पे कहीं आगे जाकर कहीं ऑयल स्प्रेड हुआ है या कहीं पानी है, तो उस टाइम पे आपका चाहे कितना भी अच्छा रोड और टायर का कांटेक्ट हो, फ्रिक्शन हो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू एस, बट वो ऑयल की वजह से आपका वैल्यू हमेशा डाउन हो जाएगा। फॉर दैट आपको वेलोसिटी कम करके उस रोड पे कार चलानी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी कार स्कीड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमें यहाँ फॉर्मूला देखने मिलता है। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है कोई कार को फास्ट चलते चलते अचानक ब्रेक लगाने पर कार है ना घूमने लगती है, यानी पलट जाती है, उल्टी पुल्टी हो जाती है, नोटिस किया ऐसा कभी टर्निंग के टाइम? Yes, ऐसा तो क्यों? मतलब उल्टी कैसी होगी? उल्टी पलटी मतलब 360 डिग्री घूम जाती है, हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकल। जैसे अगर ये आपने रोड सरफेस लिया, ये ऊपर वाली कार ले लो ना, ये अपना ट्रक है, अपना अच्छा वाला ट्रक है, तो यहाँ से ये ऐसे आ जाती है, ऐसे, और यहाँ से वो ऐसे, तो पूरा ट्रक घूमने लगता है। कैसे 360 डिग्री, समझ में आया? टायर नीचे है ना, वो ऊपर आएंगे और ऊपर का बॉडी नीचे जाएगा, इस ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ओके। तो टर्निंग के नहीं टाइम अगर समझा सर। नहीं समझा,
अच्छा, कार का एक्सीडेंट होता है तो मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि कार अपनी जगह पे है, तो कार का जो आगे का इंजन है और पीछे जो बोनेट होता है, बोनेट मतलब शायद मुझे लगता है वो सामान रखने का जो डिक्की होता है वो, बराबर ना? तो अगर इसमें यस 360 डिग्री घुमा तो आगे का इंजन पीछे आएगा और पीछे का जो डिक्की है वो आगे जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। वो 360 डिग्री हॉरिजॉन्टल में हुआ, ये समझा आपको? हाँ यस सर। सर वैसा नहीं बोल यस रहा हूँ मैं उल्टी पलटी बोलता हूँ। उल्टी पलटी मतलब क्या होता है, ऊपर का जो छत है वो जमीन पे आया और नीचे के टायर ऊपर चले गए, ये समझा अभी? हाँ सर, बट वो यस सर यूजुअली नहीं होता सर। सर रोल रोल करना। रोल करना ज्यादा पूरा बेटर। गाड़ी उल्टा हुआ मतलब ना। मैंने हिंदी में ही बोला रे। मैंने भी तो हाँ वही बोला। सर हाँ, पूरा गाड़ी उल्टा होना, तो मैंने उल्टी पलटी बताया ना आपको। तो तो वो ये सर फटाक से समझा नहीं, उल्टी पलटी बोले तो ऐसा। इट्स ओके, चलेगा। नहीं, आप लोग अलग वर्ड यूज करते होंगे, तो हम लोग जनरली लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, उल्टी पलटी हो गई गाड़ी, तो तुरंत समझ में आता है बड़ा एक्सीडेंट हो गया रहेगा गाड़ी का। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे गाड़ी ऐसे घूम जाती है, तो ऐसा कभी आपने नोटिस किया रहेगा कहीं मूवीज में ऐसे कि कार टर्निंग लेने के टाइम ये हो गई। इसके पीछे रीजन क्या होगा तो मैं आपको वो बता देता हूँ। हालांकि फ्रिक्शन कार के टायर को रोकने का काम करता है, लाइक उसको स्कीड होने से बचाता है। तो ये उल्टी पलटी होने का केस कहाँ से आया, मतलब कार स्लीप होने का केस कहाँ से आया, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई बॉडी ऐसी है, देख लो ध्यान से समझना, ये आपका रोड सरफेस है, ये आपकी वर्टिकल बॉडी है ऐसे। और अगर ये वर्टिकल बॉडी है और इस बॉडी के सेंटर पे यानी यहां पर एक इधर आ रहा है, तो क्या होगा पता है? अगर ये सेंटर वाला पॉइंट सेंटर पे ना हो, सेंटर वाला पॉइंट सेंटर पे ना हो और एकदम बेसमेंट पे हो, तो आपको यहाँ पर फ्रिक्शन है ना पूरा सपोर्ट करता है स्कीड होने से। बट द प्रॉब्लम इज कि आपके बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये डॉट है जो हमने पिन पॉइंट किया था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था डेरिवेशन में कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। इसको हम लोग स्क्वीज करके एक पॉइंट क्यों लेते हैं? क्योंकि न्यूटन्स के लॉस किसी बॉडी के ऊपर काम नहीं करते, न्यूटन्स के लॉस एक पॉइंट पार्टिकल्स के ऊपर काम करते हैं। तो वो पॉइंट पार्टिकल्स दिखाने के लिए आपको पूरी बॉडी को स्क्वीज करके एक पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप न्यूटन्स के लॉ वहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो अभी मैंने क्या किया, पूरी बॉडी को स्क्वीज करके एक पॉइंट पार्टिकल बनाया। बट द प्रॉब्लम इज कि मेरा फ्रिक्शन जो है, मेरा फ्रिक्शन वो कहाँ अप्लाई हो रहा है पता है? मेरा फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है एकदम बेस पे यानी टायर के ऊपर जो इस पॉइंट पे है। और मेरा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो यहाँ अप्लाई हो रहा है जो बॉडी को इधर खींच रहा है। ऐसे केस में गलती कहां पर हो जाती है कि ये एक कपलिंग फोर्स बन गया। यू नो कपलिंग फोर्स, you know coupling force, a two equal and opposite force act on a body at two different points so that body rotate. You know coupling force? यस सर। यस सर। हाँ, अभी मैंने उसका डेफिनेशन भी बता दिया। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट टू डिफरेंट पॉइंट विच रोटेट द बॉडी। तो ऐसे केस में अगर यहाँ पर देखो ऊपर जो ब्लू कलर का लाइन है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कार को बाहर खींचता है ड्यूरिंग टर्निंग के टाइम। और नीचे जो है फ्रिक्शन कार को अंदर खींचता है यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो कार को बाहर नहीं जाने देता। तो एक फोर्स लगता है उसकी ऊपर वाली छत को और एक फोर्स लगता है नीचे वाले टायर को, तो डेफिनेटली वो कार को घुमा ही देगा टर्निंग के टाइम। तो कार कैसे होगी? टायर यहाँ से स्कीड होकर ऊपर आएगा और ऊपर का छत नीचे हो जाएगा। तो ड्यूरिंग टर्निंग कार घूमने लगेगी यानी उल्टी हो जाएगी। इसको बोलते हैं टोपल। समझ में आया? इसको बोलते हैं टोपलिंग होना या टोपल। हेलो सर, मैं लेक्चर में हूँ, मैं 9 o'clock कॉल करूँ? थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू, बाय बाय। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि बॉडी घूमने लगती है ना, इसका टोपलिंग कहते हैं या टोपल। सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ जाए तो नीचे कैसे लाएगा सर वो के ऊपर को? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर वाले छत को बाहर खींचता है बेटा, और सेंट्रीपिटल फोर्स यानी फ्रिक्शनल फोर्स आपके पैर को नीचे खींचता है। आप सोचो ना, आपके सिर से कोई आपको रस्सी बांध के बाहर खींच रहा है और पैर से इधर खींच रहा है, तो डेफिनेटली आपका चांसेस क्या होगा? गिरने का चांसेस हो जाएगा। यस सर। अगर कोई कमर पे रस्सी बांधकर आपको एक साइड लेफ्ट पे एक साइड राइट पे खींच रहा है तो डेफिनेटली आप नहीं गिरोगे।
बट एक ने सिर से रस्सी बांधी और एक पैर ने, तो आप डेफिनेटली वो टॉपल होने वाले। ठीक है, तो देखो यहाँ डू यू नो में क्या लिखा है, इन द डिस्कशन टिल नाउ वी हैड एज्यूम द व्हीकल टू बी अ पॉइंट। अब तक डिस्कशन में हमने व्हीकल को पॉइंट पार्टिकल लेके पढ़ाई की थी जब, तो मैंने भी बताया था आपको। बट रियलिटी में क्या होता है, अगर कोई 4 व्हीलर है तो वो 4 व्हीलर में द रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन जो है इज ड्यू टू ऑल द 4 टायर्स। मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन वो बॉडी अपने ऊपर फील करती है वो चारों टायर के थ्रू फील करती है। अभी पूरी बॉडी का जो नीचे का बेसमेंट है, याद रखो, समझो, हाँ, कार के नीचे का जो बेसमेंट है वो जमीन को टच नहीं हो रहा है, जमीन को कार का सिर्फ 4 टायर टच हो रहा है, कार का 4 टायर जमीन को टच हो रहा है। तो अगर जमीन को यानी सरफेस को गाड़ी को नॉर्मल रिएक्शन देना है कार को, तो वो किसके थ्रू देगी, इसी चारों टायर के थ्रू देगी। तो वो चारों टायर के थ्रू बॉडी को नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड मिलता है। सो नॉर्मल रिएक्शन एट ऑल द 4 टायर्स आर नेवर इक्वल व्हाइल अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। जब सर्कुलर मोशन करते हैं ना तो आपके चारों टायर पे जो नॉर्मल रिएक्शन मिलने वाला था वो इक्वल नहीं हो जाता है, अनइक्वल हो जाता है। अभी वो कैसे होता है, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल पूछता हूं, आपको क्या सही लगता है वो बताना, बाद में जो सही होगा वो मैं बताऊंगा। मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूं, ये सारे फिजिक्स के ही पॉइंट है। यहाँ पर बस डेपो है और बस यहां से आ रही है, देखो मैं रोड बना रहा हूं, बस यहां से आ रही है और यहां से होकर फिर यहाँ एंट्री करेगी। ये ऐसे रोड है और यहाँ पर आकर एंट्री करेगी। तो ये फ्लैट रास्ता था, आपकी बस अभी यहाँ पर है, ये लंबी वाली, ये बस के अंदर के 2 टायर है और ये बाहर साइड के 2 टायर है, क्योंकि ये आउटसाइड सरफेस हुआ, ये पूरा आउटसाइड सरफेस है, ओके। और ये इनर सरफेस है। तो इनर सरफेस को मैं ब्लैक दिखा देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इनर सरफेस के ये 2 टायर और आउटवर्ड के 2 रेड टायर। बस का पोजीशन कैसा है कि बस यहाँ से मोशन करते करते, ऐसे करते करते यहाँ से अंदर एंटर होने वाली है। तो जैसे वो बस इतना टर्न लेने वाली है, तो आपको क्या लगता है बस के कौन से 2 टायर, दोनों जोड़ी में दिखाना है, मतलब कौन से टायर ज्यादा घिसेंगे, ब्लैक वाले जो अंदर के साइड के हैं या रेड वाले जो बाहर के साइड के हैं? बाहर। मतलब ज्यादा चले, मतलब ऐसा ज्यादा वो चलेंगे क्या? नहीं, घिसना घिसना, क्योंकि घिसना क्या होता है, वियर एंड टीयर्स, फ्रिक्शन क्रिएट ज्यादा होता है ना, तो लोड उसके ऊपर ज्यादा आ जाता है। सर अंदर वाले पे ज्यादा आएगा फिर लोड। गुड वन। लेड पे रेड वाले पे, जो रेड वाला बना है। रेड वाले पे मतलब बाहर साइड वाला, आउटवर्ड टायर्स के ऊपर फोर्स ज्यादा आएगा, लोड ज्यादा आएगा, ओके। और आपको लगता है इनवर्ड पे, एंड द राइट आंसर इज आउटवर्ड। क्योंकि कार जब इनवर्ट टर्न लेती है ना, तो या बसेस कोई भी हो इनवर्ट टर्न लेते हैं ना, तो उसके अंदर के टायर पे लोड नहीं आता, लोड आता है बाहर के टायर पे, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको अपोज करना उस व्हीकल के लिए जल्दी से पॉसिबल नहीं होता। तो व्हीकल के अंदर के जो टायर है, यानी ये जो ब्लैक कलर के टायर है, वो थोड़े हवे में उठ जाते हैं। समझो इस बात को, कार अंदर टर्न ले रही है बट अंदर वाले टायर हवे में है और बाहर वाले टायर नीचे जमीन पे दबते हैं। तो ड्यू टू दैट ये जो नीचे वाले टायर है ना, रेड वाले, वो टायर के ऊपर ज्यादा फ्रिक्शन आता है। तो उससे फर्क क्या पड़ता है वो भी बता देता हूँ। उससे फर्क ये पड़ता है कि ये जो रेड साइड वाला मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ वो रोड का सरफेस घिस जाता है। ये टर्निंग के टाइम ये जो रेड वाला रोड का सरफेस है वो घिस जाता है, जबकि जो ब्लैक वाला रोड का सरफेस है यानी ये साइड वाला, इसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर वियर एंड टीयर्स हो ही नहीं रहा है। तो ये वाला सरफेस घिस जाता है। आपने कभी देखा रहेगा रोड घिस चुका है, जहां से कोई गाड़ियां टर्न ले रही है वहां पे रोड घिसा हुआ है। कभी नहीं तो फ्यूचर में ढूंढ लेना, कोई टर्निंग की जगह पे आपको कहीं पे रोड मिल जाए कि ऐसा कोई टर्निंग वाला रोड है जहां पर बहुत सारी गाड़ियां बार बार टर्न ले रही है, तो आप देखोगे बाहर साइड वाला रोड है ना थोड़ा घिस चुका होता है, अंदर साइड वाला रोड अभी भी थोड़ा मजबूत होता है। इसके पीछे यही रीजन है कि टर्निंग के टाइम बाहर वाले टायर पे ज्यादा फोर्स आता है और वो टायर जमीन को फोर्स ज्यादा देता है, एंड ड्यू टू दैट बाहर वाला टायर घिसता भी है और जमीन भी घिसती है। अब ये केस आपने देख लिया, तो इनका क्या कहना है कि when you perform circular motion with driving a car, then normal reaction जो है वो चारों टायर पे इक्वल नहीं आता है। जैसे उन्होंने बताया कि normal reaction at all the 4 tires are never equal while undergoing circular motion. Also the centrifugal force act through the center of mass which is not at the ground level. और centrifugal force जो है वो कहाँ पर एक्ट हो रहा है, वो ग्राउंड लेवल पे एक्ट नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली सेंटर ऑफ मास पे एक्ट होता है। और सेंटर ऑफ मास आपका कहाँ पर है, सेंटर में। और सेंटर पे सेंटर ऑफ मास है
तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। बट आपका टायर का कनेक्शन नीचे है रोड से, तो टायर थोड़ा बॉडी से नीचे चला जाता है। So thus the frictional force and the centrifugal force result into torque which may topple the vehicle, even a टू व्हीलर्स को भी वो टोपेल कर लेता है। 4 व्हीलर तो ठीक है, 4 व्हीलर्स को टोपेल करेगा, 2 व्हीलर्स को भी वो ये कर लेता है, टोपेल कर लेता है, यानी घुमा देता है। ठीक है, तो 2 व्हीलर्स के लिए हमें क्या बेनिफिट लेना पड़ता है? तो आपने नोटिस क्या रहेगा, जब 2 व्हीलर्स कोई चलाता है और टर्निंग आए तो वो बाइक को अंदर की तरफ झुका लेता है। नोटिस किया आपने? वो अपना पैर थोड़ा नीचे रख देते हैं। बैंग करता है। हाँ, ये देखो, ये ऐसा रोड सरफेस है, ये रोड सरफेस है ऐसे आपका, और यहाँ पर कोई 2 व्हीलर चला रहा है तो वो इस अंदर की तरफ अपने बाइक को थोड़ा टिल्ट करता है, क्योंकि अगर वो जैसा सीधा चला रहा है वैसे ही सीधा चला के टर्न लेगा ना, तो डेफिनेटली वो ये साइड गिर जाएगा ऐसे, क्योंकि टायर को फ्रिक्शन नीचे खींच रहा है और उसकी बॉडी और बाइक का जो मोमेंट या सेंटर ऑफ मास है वो उसके कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे आता है जहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे बाहर खींच लेता है और टायर उसे अंदर खींचता है, तो वो बाहर की तरफ गिरे, और ना गिरने के लिए वो अंदर की तरफ अपने आप को बैंड करता है और उसको इजीली टर्न मिल जाता है। फिजिक्स किधर किधर काम करता है। जो लोग अनपढ़ है वो लोग भी बाइक को चलाने के टाइम अंदर टर्न करते हैं, क्योंकि वो कॉपी करते हैं दूसरों को, और जो फिजिक्स वाला बंदा है वो सीख कर ये कोशिश करता है कि अंदर क्यों टर्न लेने के टाइम बैंड करना पड़ता है। तो हम फिजिक्स में सीख रहे हैं सब। चलो आगे जाए। हाँ जरूर, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। अभी मौत का कुआं, जिसमें आपने बहुत बार बाइक चलाई होगी और कार चलाई होगी, मुझे पता है आप एक्सपीरियंस लोग हो, बुजुर्ग लोग हैं, तो ट्राई किया होगा कभी ना कभी। तो ऐसे केस में हम बात करते हैं, आपने कभी मौत के कुएं में किसी को बाइक चलाते हुए तो देखा होगा, बट कार चलाते हुए देखा है? यस सर। अब होता क्या है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये आपका वर्टिकल रोड है, कोई भी एक साइड ले लो, देखो ये वाला रोड, इसके ऊपर आपकी कार है। कार को भी मैं डिजाइन करता हूँ, कार का मैं फ्रंट बॉडी बनाता हूँ, ठीक है, फ्रंट। तो ये रहा आपका फ्रंट पार्ट, और ये रहा उसका ऊपर छोटा सा पार्ट, जिसके अंदर 2 पर्सन बैठे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ओके, 2 पर्सन बैठे हैं, और यहाँ नीचे कहीं तो टायर होंगे, जो दिखाने की मुझे लगता नहीं जरूरत है ऐसे। अब ये कार ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आ रही है, बट जब ये सर्कुलर मोशन करेगी ना, तो इसका गिरने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ड्राइवर क्या करता है पता है? ड्राइवर किधर है? ड्राइवर ये फर्स्ट वाला बंदा है, ये फर्स्ट वाला बंदा ड्राइवर है। तो वो चलाने के टाइम अपना पैर तो वो एक्सेलरेटर, ब्रेक, उन सब पे कंट्रोल रखता है, हाथ स्टीयरिंग पे रखता है, बट मोस्टली अपनी बॉडी का पार्ट है ना, वो यहाँ बाहर निकाल देता है। तो वो अपनी मुंडी यहाँ बाहर निकाल देता है ऐसे, ठीक है, ये एक वो कोशिश करता है। और दूसरा पर्सन जो उसके यहाँ बाजू में बैठा है, वो इसे यहाँ पर कभी नहीं बिठाएगा। वो कहाँ बिठाएगा? वो उसे इस ड्राइवर के जस्ट पीछे वाली जो सीट होती है, यानी सेकंड कंपार्टमेंट जो पीछे होता है, वहां बिठाता है। और प्लस उसको वहां बैठने नहीं देता, उसको बोलता है वहां खिड़की से बाहर आ जा और गाड़ी के ऊपर बैठ, यानी इधर बिठा लेता है, इधर। ये मैं बारीकी से दिखा रहा हूँ, थोड़ा समझना मैं क्यों बता रहा हूँ। क्योंकि अगर वो ड्राइवर के बाजू में बैठा है तो पूरे बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर पे आएगा, यहाँ पर। कहाँ पर? सी। ये कलर का मेरे को बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आएगा, और वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो एक्ट होने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो नीचे की तरफ होता है, और फ्रिक्शन जो है वो यहाँ से टायर को ऊपर खींच रहा है। तो अल्टीमेटली ये रीजन है कि यहाँ से गाड़ी टोपेल हो जाएगी, यानी ऐसे घूमेगी ऐसे, तो गाड़ी उल्टी हो जाएगी, फिर से उल्टी पलटी हो जाएगी। बट ये उल्टी पलटी ना हो, इसीलिए इस फोर्स के अगेंस्ट में ड्राइवर अपने बाजू वाले पर्सन में किसी को नहीं बैठाता, बाजू वाली सीट में। वो पीछे वाली सीट के अपने जस्ट पीछे, यानी जहां पर मैंने दिखाया इधर, इधर वो पर्सन को बिठाता है। और वो भी उसको बैठने नहीं बोलता, उससे बोलता है कि खिड़की से बाहर बैठ, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उसे बोलता है खिड़की से बाहर बैठ। और खुद भी अपने हाथ पैर ड्राइविंग सीट पे रख के मुंडी बाहर निकालता है, जिससे मेजोरिटी फोर्स है ना वो बैलेंस हो सके और कार स्कीड होकर या उल्टी पलटी होकर जमीन पे ना गिरे। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। सर फिर से बताओ ना, ये या क्या बोल? ये theory- अच्छा, अभी 2D में 3D दिखाना तो एक तो बहुत बड़ा दिक्कत वाला काम है। अभी तू कार में सीट नंबर लगा दे, ड्राइवर वाली सीट पहली, उसके बाजू वाली सीट दूसरी, उसके पीछे
दो और सीट होती है, तो ड्राइवर के जस्ट पीछे वाली सीट तीसरी और उसके बाजू वाली चौथी। ये समझ में आया? यस यस सर। सर। अच्छा, ड्राइवर वाली सीट तो कौन सी लेगी पता है? अगर आपका रोड अपना ऊपर का ये वर्टिकल है और आपने यहाँ पर कोई कार दिखाई है, तो ये सीट आप पहली पकड़ना, यहाँ पर ड्राइविंग सीट है, यहाँ ड्राइविंग स्टीयरिंग है, और ये वाली दूसरी पकड़ना। तो दूसरी और चौथी वाली सीट को छोड़ दे, पहली और तीसरी वाली सीट पे 2 पर्सन बैठे बराबर आगे पीछे। पहली वाली यस सीट पे जो ड्राइवर है, हाँ, पहली वाली सीट पे जो ड्राइवर है वो अपने सिर को सिर्फ बाहर निकालता है, यानी थोड़ी बॉडी को बाहर निकालता है, जबकि हाथ और पैर उसके अभी भी स्टीयरिंग और ब्रेक और एक्सेलरेटर पे है। बट दूसरा वाला पर्सन तो पूरा का पूरा ऐसे बाहर निकल के दो हाथ ऐसे फैलाता है, यहाँ उसकी मुंडी है, सॉरी, हाँ, यहाँ उसकी मुंडी है ऐसे, और ये दो हाथ वहां से खिड़की से बाहर निकल के फैलाता है, जिससे मेजोरिटी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो बाहर की तरफ आ जाए। ऐसा क्यों वो करता है? हाथ नहीं भी फैला है तो भी वो कार के बाहर मेजोरिटी आ चुका होता है, जिससे वो कार को नीचे गिरने से रोकने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। ये सब बहुत टेक्निकल चीज है जो वो लोग पहले प्रैक्टिस करते हैं, देन फिर वो लोग आपके सामने स्टंट परफॉर्म करते हैं। और कहा भी जाता है ये एक्सपर्ट के अंदर लिए गए स्टंट है, इसे आप घर पे ना दोहराए या कहीं पे भी ना दोहराए, ठीक है? ये समझा अभी तुझे? यस सर। यस सर समझा। ओके, कोई वीडियो चालू करके देख लेना, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखा तो अच्छी बात है, नहीं दिखा तो नॉर्मल कार के अंदर बैठा हुआ इंसान इजीली आपको ड्राइव करता हुआ दिखेगा, बट दैट टाइम स्पीड वो बहुत फास्ट कर लेते हैं, बस ये केस रखते हैं। अब हमने ये वाले फॉर्मूले कर लिए थे, इसमें भी हमने वही बताया था कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमारे केस में क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स द सेंटर, एंड ये नॉर्मल रिएक्शन हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है। तो आपको डायग्राम में दिख ही रहा है कि टूवर्ड द सेंटर जो चीज है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, एन प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसको कंपेयर किया जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर के साथ। फ्रिक्शन अपवर्ड के डायरेक्शन में है जो कार को नीचे गिरने से बचाता है, और mg नीचे के डायरेक्शन में जो कार को नीचे खींचता है। तो mg इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। आपके पास दो फॉर्मूले यहाँ पर भी रेडी हो गए, ये दोनों फॉर्मूले आपको दिख ही रहे हैं, ये दोनों फॉर्मूले। देन हमने क्या किया, इन दोनों फॉर्मूले को डिवाइड करने से पहले पहले जो फॉर्मूले हमारे साथ कंपेयर हो सकते हैं उसको दिखाने की कोशिश की। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज लेस होता है म्यू एस इंटू एन से, क्योंकि एन आप बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, डिपेंड्स अपॉन सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, कितना ज्यादा लगने वाला है। तो एन की वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स डिसाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एन की वैल्यू डिसाइड करेगा, बट फ्रिक्शन फ्रिक्शन तो खुद एडजस्टेबल फोर्स है और उसे पता है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो एफ एस की वैल्यू कभी भी म्यू एस इंटू एन से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ऐसे केस में एफ एस इज ऑलवेज लेसर देन म्यू एस इंटू एन। इसके पीछे भी मैंने आपको रीजन बता दिया है कि फ्रिक्शन टायर और रोड के बीच में हो रहा है, और रोड कितना रफ है और टायर उसके ऊपर कितना इजीली ड्राइव हो सकता है वो म्यू एस डिसाइड करता है। तो म्यू एस ने अगर डिसाइड कर लिया है कि इतना एक वैल्यू सेट करना है, तो आपका जो म्यू एस है उसकी वैल्यू एफ एस की वैल्यू से मैच हो जाती है। बट एन की वैल्यू तो सेंट्रीपिटल फोर्स डिसाइड करता है, तो एन की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। तो उस केस में कम हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम हुई तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली अपने आप को कम कर देगा, बट ज्यादा हुई तो फ्रिक्शन की एक अपर लिमिट होती है जो हमने पीछे वाले टॉपिक में देख लिया। तो फ्रिक्शन उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, ठीक है? तो ऐसे में एफ एस इज ऑलवेज लेसर देन इक्वल टू म्यू एस इनटू एन। नाउ एफ एस को हटा के हमने क्या डाला, mg, ये फॉर्मूला हमने उठाया, एफ एस को हटाकर mg डाल दिया, तो यहाँ पर आपको mg दिखेगा एफ एस की जगह पे, और बाकी वो फॉर्मूला में म्यू एस एज इट इज, एन की जगह पे हमने ये फॉर्मूला डाल दिया एम वी स्क्वायर बाय आर। नाउ एम गेटिंग कैंसिल हो गया ऑल साइड से, उसके बाद क्या, यहाँ पर बचेगा g, g is always lesser than equal to mu s into v square divided by r। देन हमने क्या दिखाया कि ये जो r है उसको इधर भेजा, हमने mu s को इधर भेजा, तो ये बन गया rg अपॉन mu s, और ऐसे में rg अपॉन mu s इज लेस देन इक्वल टू v स्क्वायर, तो उसको थोड़ा उल्टा लिखा, v स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू mu s अपॉन rg। ये हमने वेलोसिटी दिखाई, यानी आपको हमेशा मैक्सिमम वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, rg अपॉन mu s से ज्यादा वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, या तो उसके बराबर या तो उससे ज्यादा। ज्यादा मतलब कितनी ज्यादा की कोई लिमिट आप बता सकते हो, कितनी ज्यादा होनी चाहिए? मैं आपको बोलूं थोड़ी फास्ट कार चलाना, तो फास्ट में कितनी फास्ट हो सकती है? मान लो मैं आपके साथ बैठा हूं कार में और आप जिस स्पीड से चला रहे हो, मैंने बोला कि कार थोड़ी फास्ट चलाना, मुझे जल्दी जाना है, तो फास्ट में कोई रेंज बता सकते हो? 20। ये फास्ट होता है? नहीं जितना स्पीड है उससे 20 इंक्रीज करने का। हाँ, ऐसा बोलो, डराओ मत, नहीं तो 20 रहेगा तो मैं बाहर से भाग के चलने पसंद करूंगा। नो सर नहीं। हाँ,
तो जितना उसे 20, 40, 100, मान लो आपकी कार की स्पीड 40 है, 40 मीटर पर सेकेंड जैसे हमारा इंडिकेटर में दिखता है स्पीडोमीटर में, तो मैं फास्ट बोलूंगा तो वो मे बी 60, 80, 100, 120 स्पीड से चला सकता है। फास्ट में कोई भी आ सकता है ना, बट मैं उसको बोलूं कि कार है ना स्लो चलाना, तो ऑलरेडी वो 40 चला रहा है, तो स्लो करेगा वो कितना कर सकता है? 20 और रेस्ट पे भी कर 10, ला 8 भी सकता है ना सक वो, 0। जीरो तो हाँ नहीं, जीरो तो नहीं कर सकता, कार रुक सर, वो जाएगी। 8 तक ला वही सकते हैं रेस्ट पे ला कंट्रोल सकता में। 8 यस सर। कौन सी कार है बेटा? ऑल्टो, वैगनर? हंसती क्या है तू? कौन से कार की बात कर रही है 8 की स्पीड से चला सकते हैं? बाजू वाला सर साइकिल मतलब वाला, नहीं साइकिल नहीं वाला सर, ओवरटेक करके मैं चला जाए। स्कूटर सीख रही थी ना, तभी हाँ मुझे ऐसे ब्रेक ब्रेक लगा के वैसे बोल रहे थे कि मतलब पार्क वो वगैरह फोर करने के व्हीलर की टाइम। बात कर रहे हैं सेवा. अरे पण 4 व्हीलर पण तसं करू शकतो आपण श्रावणी. हा तुझ्या स्वप्नात सगळं करू शकतो. स्पीडोमीटर में रहता ही नहीं है वो। चुप अरे यार आदित्य तू चुप ही बैठ. तू कितनी जल्दी से हिंदी से मराठी में स्विच हो जाती है ना, मजा आता है मेरे को। अचानक हिंदी बोल रही थी, करू शकतो, तुरंत चेंज हो गई। हाँ ठीक है, तूने बाइक चलाना सीखा है, मैं समझ गया। लाइसेंस मैं तेरे को पूछूंगा जब फिजिकली हम मिलेंगे, होना चाहिए, अदरवाइज मैं कंप्लेन करने वाला हूँ। तो ऐसे केस में अगर हम कार की स्पीड कम करें ना, तो जितनी चल रही है उतनी भी ठीक है 40, और उससे कम 20, इससे कम करेंगे तो कार रुक जाएगी। तो बेटर है कम से कम स्पीड मेरी 20 होगी, इससे कम नहीं कर सकते। बट इंक्रीमेंट में मैं कितना भी कर सकता हूँ, 40 के ऊपर 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 भी हो सकता है, डिपेंड्स अगर कार कितनी अच्छी है उसके हिसाब से। तो मैं आपको क्या बता रहा था, आपका ये मौत के कुएं के अंदर जो ड्राइविंग स्पीड है वो इक्वल और ग्रेटर होनी चाहिए। तो मैं इसमें आपको मिनिमम वैल्यू बता देता हूँ। मिनिमम वैल्यू बता दिया तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे इससे तो ज्यादा रखनी ही पड़ेगी, बराबर ना? तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर बनाया, v मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, इतनी तो आपको रखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप मौत के कुएं में हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म नहीं कर पाओगे। गॉट इट? यस सर. हाँ, इससे कम स्पीड चलाओगे तो डेफिनेटली आपका सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा हॉरिजॉन्टल सर्कल में मौत के कुएं के अंदर। चलो हम जंप करते हैं व्हीकल ऑन अ बैंक रोड के ऊपर। अब यहाँ पर और क्या है, रिमेम्बर दिस, तो ठीक है, वो तो ज्यादा कुछ नहीं है। एस सीन अर्लियर, अभी आगे जो भी आपने स्टडी किया। अच्छा मैं भूल गया, माधवी सर बोलिए। किधर गायब हो जाती? 2 मिनट बोला मैं तुझे, 2 मिनट के बाद बता सर मुझे। तेरे इधर ही है, इधर ही हूँ। इधर ही है ना? सर आपको मैं पर्सनली सेंड कर देगी। नहीं, सेंड किया तूने मुझे, सेंड करने के बावजूद मुझे उसमें गलती दिखी, इसलिए मैं बोला बात ही कर लेते हैं ना सीधा। 1 मिनट, क्या दिखी सर गलती बताओ ना थोड़ा। मतलब थोड़ा नहीं, क्या था वो बताओ। तो तू पढ़ेगी तो मैं तुझे तुरंत बताऊं ना, तू एक सेंटेंस भी रीड नहीं किया। तो जाने तो मैं पर्सनली बताओ। तुझे लगता है ये लोग छेड़ेंगे तुझे, परेशान करेंगे, ऐसे खींचेंगे? नहीं तो तू तो बिंदास है ना, तू क्या जाने दो ना टेंशन? सर, क्यों लेके पर्सनली बता दो आप। कितना जाने दूर है? सही बात बोलूं, जैसे बाकी सारे स्टूडेंट है ना, वैसे तू भी एक अच्छी और स्कॉलर स्टूडेंट है। जहां तू गलती कर रही है वहां पर तू अपने आप को ध्यान देकर समझने की कोशिश नहीं करे कि तू लिखने के टाइम कहाँ गलती कर रही है। लिखना तो ठीक है, तू जब सीखेगी या जब प्रैक्टिस भी करेगी ना, तभी भी तू गलती करती है, बट तू तू टेक इट फॉर ग्रांटेड लेती है। ऐसा नहीं कि तू उस चीजों को सुधारे। और मैं सब स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, अपनी गलती पहचानो, पहचानना खुद सीखो और उसे सुधारना सीखो। जितना ज्यादा आप उस गलतियों को ठीक करते जाओगे, आप और ज्यादा डेवलप्ड होते जाओगे। कोई फर्क नहीं है कि एक स्कॉलर स्टूडेंट और एक वीक स्टूडेंट साथ में पढ़ रहा है, तो वो स्कॉलर क्यों है? क्योंकि वो स्कॉलर स्टूडेंट ने थोड़ा ज्यादा अटेंशन दिया है चीजों को, जो वो कर रहा है, जो सीख रहा है या जो लिख रहा है उसके ऊपर। ज्यादा वो टाइम दे रहा है ऐसा भी नहीं है, उतना ही टाइम आपके पास भी होता है, आप भी दे सकते हो। पर वो ज्यादा क्यों सीख पाता है? इंटरेस्ट है, थोड़ा ध्यान दे रहा है, वो चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है और अपनी गलतियों को सुधार रहा है। ऐसे हर छोटी छोटी चीजों से आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हो। मैंने एसवी का बहुत साल तक पढ़ाने के बाद रिकॉर्ड देखा है, कोई भी बच्चा स्कॉलर तब बन पाता है जब वो कंसिस्टेंटली अपने आप को उस कंटेंट के साथ जुड़ा हुआ रखता है।
पिछले साल आपके जो स्टूडेंट थे यानी 12th के जो अभी के बच्चे हैं, उसमें आपने आनंद को मिले होंगे, तो पता नहीं मुझे, आपने आनंद को देखा है, पहचानते हो? नो सर। हाँ, एक आनंद को देख लो, वो बच्चा जो है, और साथ में अभी यजुर्वेद, क्या नाम है इसका, ऋग्वेद, ऋग्वेद एक मोटा सा है, ऋग्वेद। तो ये दो बच्चे मुझे मेरे सब्जेक्ट में लगे कि स्कॉलर है, बट मैंने बाकी टीचर से या बाकी सर से भी सुना था ना, तो आनंद है स्कॉलर है ऑल सब्जेक्ट में, जो भी वो क्लासेस में पढ़ रहा है। तो मैंने उसको एक बार पूछा था कि स्कॉलर का राज क्या है, तो उसका सिंपल आंसर है कंसिस्टेंटली स्टडी करना और नई नई चीजें सीखना। सीखना हमेशा आपको आगे एक कदम रखता है। अब वो सीखना आपकी गलतियों से भी हो सकता है या नई कोई चीज हो उससे भी हो सकता है। हालांकि उसमें वर्णिका है, सिद्धेश है, रोहित है, वो बैच है वो, ये भी 11th में टॉपर्स थे, बट 12th में आते आते उनकी ही मस्ती की वजह से वो काफी नीचे गिर चुके हैं। और ऐसे पिछले के पिछले साल वाले बच्चे भी मैं जानता हूँ, उनके बीच में भी क्या प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें से कुछ बच्चे आपके साथ खड़े हैं, रोहित है, सागर है, और वो कोमल मैम है जो आपको क्लास में दिखी होगी, राइट ना? यस सर। हाँ, Yes, sir. उसमें यस उसमें सर। सागर सागर क्यों टॉपर निकला, क्योंकि उस क्लास में भी काफी अच्छे बच्चे थे। उसमें अकीला जैसे थी, रिया जैसे बच्चे थे, वो होने के बावजूद सागर टॉप किया। वो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, बट सागर की कंसिस्टेंटली लेक्चर्स में मैंने देखा है उसके इम्प्रूवमेंट हो रहा था। बट उससे ज्यादा स्कॉलर ये दोनों बच्चे थे, अकीला है, रिया है, और कोमल, ये लोग के बैच में बच्चे अच्छे थे। इवन रोहित ने भी लास्ट मोमेंट पे ज्यादा पिकअप किया और अपने आप को गुड किया, मतलब बेटर किया, और वो भी अच्छा खासा स्कोर कर रहा है। स्कोर मैटर बाद में करेगा, पहले आप जो डेवलपमेंट करना चाहते हो ना, वो खुद सेल्फ करो। और माधवी, जब आप सेंड करते हो तो आपने पढ़ा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने एक बार जो लिखा है, दूसरी बार लिखा है, तीसरी बार लिखा है, वही चीज आप लिखकर भेज रहे हो, उसमें कहीं गलती है, आपने पहचाना भी नहीं। एक तो आपका ओमेगा ओमेगा नहीं है, डब्ल्यू है, फिर आपने चौथा पांचवा छठवें फॉर्मूले में एक चीज आपने मिसिंग कर दी है, जो आपने पिछले 4 दिन में से जितनी बार सेंड किया उसमें हर बार आपने वो मिस्टेक की है। मैं सोचा और 2-3 मौका मिलने दो उसे, वो करेक्ट करके मुझे सेंड करेगी अगर वो ध्यान देगी तो। बट मैंने नोटिस किया पिछले 5 दिनों में आपने अपने लिखावट में कोई चेंजेस नहीं किया है। जो दूसरे दिन आपने लिखा था वहां से आपने सेंड करना चालू किया, वैसे का वैसे हर दिन आप लिख के सेंड कर रहे हो। तो यहाँ मुझे लगा कि आप थोड़ा ध्यान से नहीं कर रहे हो, सिर्फ काम दिया है इसीलिए काम करके सेंड कर रहे हो, ठीक है? और मैं सबको इजी, एक बार मिला भी हूँ, 2 बार मिला हूँ आपको, और मैं सबको जानता हूँ कि किस में पोटेंशियल है करने जैसा। गर्ल्स में बहुत अच्छे बच्चे हैं जो शांत बैठे रहते हैं, जैसे अभी रितिका यहाँ शांत बैठी है, फिर पीछे एक लक्ष्मी है, राज लक्ष्मी, शायद मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, बट शायद वही है ना? हाँ, राज लक्ष्मी, मैंने सही बोला। तो ये जो बच्चे हैं जिनको मैंने 2-3 बार नजर लगा, पर मुझे समझ में आता है कि ये बच्चे शांत है बट समझदार है, थोड़े पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं अगर उन्हें थोड़ा पुश मिला तो। बॉयज में भी काफी अच्छे हैं, सार्थक है, शुभम है, अपना सॉरी सौरभ है, और यहाँ पर आदित्य तो नो डाउट्स, हमें कोई उसके बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। केवल है, हाँ, ये जो बच्चे, अभी आशीष को भी मैंने पर्सनली देखा है, तो स्कॉलर दिख जाते हैं, बट वो स्कॉलर कितने समय तक अपने आप को रख पाते हैं वो आपकी कंसिस्टेंटली डिसाइड करती है। इसलिए मैंने आपको टास्क देना इस साल चालू किया है। मैं पिछले साल तक नहीं देता था, सिर्फ पढ़ा के छोड़ देता, बट मुझे पता है कि इसमें पोटेंशियल है ये बैच में, तो आपको काम करना पड़ेगा। होमवर्क भी कंप्लीट करो, असाइनमेंट्स करो, साथ में डिसिप्लिन में रहो, टाइमिंग जो मैंने लॉग बुक दिया है उसे काम करो, जैसे आप टाइम का लॉग निकाल, अपना लॉग बुक बना रहे हो टाइम का, वो आप मेंटेन करो। और हर चीज में इस साल जितनी बारीकी से सिखा रहा, उतनी बारीकी से पहले नहीं सिखाता था, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको डिटेल में सिखाना मुझे पसंद आता है, बट वो सामने बच्चे भी ऐसे होने चाहिए जो सीखने के इंटरेस्टेड हो। वो सिर्फ सुनने के लिए बैठे तो फिर मैं बहुत कुछ बता बता के खत्म कर सकता हूँ, और ये बैच में वो दिखता है मुझे कि वो सुनने के लिए और समझने के लिए रेडी है। ठीक है माधवी, करेक्शन करके देख, एक बार फॉर्मूले खुद चेक कर, बराबर? एंड नेक्स्ट टाइम कोई भी चीज पर्सनली नहीं होगी, मैं सबके सामने तुझे बोलने बोलूंगा और मुझे वो चाहिए। कोई ऐसे पीछे से पर्सनली मैं आपको सेंड करूंगी या बताऊंगी, ऐसा नहीं, ओपनली सबके सामने। ठीक है माधवी? ठीक है या गायब? नहीं, उसका माइक बंद रहेगा। चलो ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर।
vehicle on a bank road. As seen earlier, while taking a turn on a horizontal road, the force of static friction between the tire of the vehicle and the road provides the necessary centripetal force. ये आप सबको पता चल चुका है. और balances the centrifugal force. मतलब अगर आप किसी रोड सरफेस पे, फ्लैट रोड सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल रोड पे किसी कार को ड्राइव कर रहे हो, व्हीकल को, तो उसके टायर और रोड के बीच में जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और वो आपके सेंट्रिपिटल फोर्स को वैल्यू दे रहा है, यानी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जो अगेन सेंट्रीफ्यूगल है. नेक्स्ट, हाउएवर द फ्रिक्शनल फोर्स इज हैविंग अ अपर लिमिट. फ्रिक्शन फोर्स को एक अपर लिमिट है. ऑल्सो इट्स वैल्यू इज यूजुअली नॉट कांस्टेंट एज अ रोड सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म. जरूरी नहीं कि हर बार रोड सरफेस भी यूनिफॉर्म हो. कभी कभार कुछ रोड बहुत रफ होते हैं, कुछ थोड़े स्मूथ हो जाते हैं, किसी सीमेंट के रोड होते हैं, कोई डामर के रोड होते हैं, तो ऐसे में आपका फ्रिक्शन भी बदलते रहता है, तो फ्रिक्शन भी तो बदल जाएगा. सो Thus, in real life, we should not depend on it as far as possible. तो हमें फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड रहकर वेलोसिटी सेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी जान बचाना चाहते हैं. हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारी जान की रक्षा फ्रिक्शनल फोर्स करेगा जो कार को स्कीड होने से बचाएगा. हमें खुद का ध्यान रखना है. So for this purpose, the surface of a curved road are tilted while the horizontal with a some angle theta, and this is called as a banking of road, or the road is said to be banked. अभी बैंकिंग ऑफ रोड मतलब क्या है? जैसे आदि ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर रोड थोड़ा सा अपवर्ड हो जाए तो कार का चलाने का या फिर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या होगा. एग्जैक्टली वही प्रोसीजर हम यहाँ फॉलो करने वाले. कोई भी रोड टर्निंग के टाइम स्पीड कम करने के लिए कोई कार नहीं चाहती है, तो हम उस रोड को ही ठीक करें ना, हम उस रोड को ही बैंक कर दे, जिससे जो पर्सन ड्राइव कर रहा है उसे ज्यादा स्पीड स्लो करनी ना पड़े. तो फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर फिगर में क्या दिख रहा है. Figure 1.6 shows the vertical section of a vehicle on a curved road of radius r banked at an angle theta with the horizontal. तो आपको ये दिख रहा है रोड को थोड़ा बैंक कर दिया. बैंक मतलब ऊपर की तरफ उठाना. वो BAN के बैंक मतलब आपका वो कोई भी बैंक ऑफ इंडिया ऐसा वाला बैंक नहीं है. बैंक का नाम मतलब हल्का जमीन से रोड को ऊपर उठाना. तो फ्लैट आपका जो डॉटेड लाइन है वो रोड सरफेस था, हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस. उससे आपने रोड को ऊपर उठाया तो ब्लैक कलर का एक और रोड आ चुका है. कितने एंगल से ऊपर उठाया वो थीटा कहा जा सकता है. ये जो आपको दिखेगी ये इसको बोलते हैं एलिवेशन. इसको बोलते हैं एलिवेटर या एलिवेशन. तो ये एलिवेशन एक्चुअली हाइट होता है कि आप कितना ऊपर उठा रहे हो. अच्छा, उसके ऊपर आपको कार भी दिखेगी रखी हुई है. वो कार जिसका वेट mg नीचे की तरफ है, जैसे आदि ने पूछा था एग्जैक्टली वैसे ही. नॉर्मल रिएक्शन इस रोड से परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ पर आपको दिखेगा. उसके दो कंपोनेंट हमने बनाए, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर बनाया. थीटा हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है. और mg जो है वो आपको दिख ही रहा है, वो डाउनवर्ड में है. नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर है, उसके दो कंपोनेंट हमने डिजाइन कर लिए. नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज कि थीटा उन्होंने ऊपर लिया. ऐसा क्यों ऊपर लिया उन्होंने थीटा? थीटा उधर ऊपर क्यों लिया उन्होंने? देखते हैं क्या सही में वो थीटा ऊपर आना चाहिए या फिर थीटा यहाँ पर आना चाहिए. कहां पर? इधर इधर इधर. चेक करके देखते हैं. ये एक हॉरिजॉन्टल है, ये आपका बैंक है, ये आपका वर्टिकल है, और यहाँ पर आपका एक एंगल है. तो अब आपका थीटा यहाँ पर है, ये नॉर्मल रिएक्शन था, ठीक है. तो आपका इन दोनों के बीच में थीटा आने के पीछे रीजन क्या हुआ? मैं इस पॉइंट को शिफ्ट करके यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, ठीक है, और इस डायग्राम को फिर से रिफ्रेम करता हूँ, और वो भी छोटे लेवल पे. तो देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल जो ये था, ये आपका बैंक जो है वो इधर बनाया, फिर आपका ये डॉट मैंने इधर लेकर आया, फिर आपका जो वर्टिकल है वो मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा, और जो नॉर्मल रिएक्शन है जिसको अभी मैं रेड से दिखा रहा हूँ वो मैं इधर दिखा रहा हूँ. ओके, यहाँ तक ठीक है, समझ में आया? मैंने डायग्राम का ये डॉट उठा के इधर लिया तो. यस सर. यस सर. अभी आपका एंगल थीटा इधर है, ये टोटल 90 डिग्री हुआ, बराबर है ये. यस. अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा. इसको मैं डॉट बना लेता हूँ. और अब आपका ये और ये 90 डिग्री है. यस सर. तो तो कौन सा? ये देखो ना, दो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, यस. ये वाला और ये वाला, ये 90 डिग्री है ना, ये दोनों एक दूसरे से Yes, परपेंडिकुलर. हाँ, तो अगर ये डॉट आपका 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कौन सा हो गया? थीटा. मतलब आपका ये एंगल थीटा आया वो सही हो गया ना. यस सर.
हाँ, अगर ऐसा कभी ना समझे ना तो आप ये वाला मेरा जो दिखाया हुआ केस है ना वो लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, ये पॉइंट को उठा के आप ओरिजिन के साथ जोड़ दो तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि एंगल थीटा उधर क्यों आना चाहिए। चलो, एंगल थीटा इधर आया, एंगल थीटा के जस्ट बाजू में कॉस थीटा होता है, तो एन का एक कंपोनेंट यहाँ पर आया एन कॉस थीटा, एन का दूसरा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में गया एन साइन थीटा, एम जी नीचे आया। यहाँ पर 3 फोर्स दिख रहे हैं, कौन किसको बैलेंस कर रहा है? mg n cos थीटा को। वेरी गुड, हाँ। एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है। तो एन साइन Yes. थीटा क्या कर रहा है? एन साइन थीटा क्या कर रहा है? वो बैलेंस। लेफ्ट में पुश कर रहा है, हाँ हाँ, तो लेफ्ट में पुल कर रहा है बॉडी। बॉडी को लेफ्ट में पुल कर रहा है। और अगर ये कहीं पे दूर कोई पॉइंट हम डिसाइड कर लेते हैं तो ये जो लेफ्ट वाला खींचने वाला फोर्स है ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। यानी एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स देने का काम करता है और एन कॉस थीटा एमजी को बैलेंस कर रहा है। चलो, अभी कंटेंट में क्या लिखा है वो देख लेते सब हैं। सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पे। हो रहा है ना? आप क्या करो पता है, एक सर्कल ले लो, एक रिंग ले लो और रिंग से थोड़ी दूरी पे, एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। ये आपने ऐसा एक सर्कल ले लिया, रुको रुको रुको। ये आपने एक सर्कल लिया, मैं हॉरिजॉन्टल दिखा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल सर्कल ले लिया ये आपने, ओके। ये आपका सेंटर है। आप यहाँ से क्या करो, यहाँ से आप एक ऐसा ऊपर वाला स्लांट एरिया बनाओ जो हर जगह से ऐसे ऊपर उठा हुआ हो, ऐसे हर जगह से। जस्ट लाइक आपने कोई नोटबुक को थोड़ा सा ऐसे स्लांट करके रखा हो, ऐसे। समझ में आया क्या किया मैंने? हॉरिजॉन्टल सर्कल सर। से थोड़ा ऊपर नोटबुक उठा के रखा है। तो ये आपको क्या देगा? ये आपको एक स्लांट सरफेस देगा ऑल साइड में, सर्कल के सरकमफेरेंस पे हर जगह पे आपको हल्का सा स्लांट सरफेस देगा। देखो, ये फ्लैट सरफेस है, कौन सा वाला? ये आपका फ्लैट है और ये आपका एंगल वाला उठा हुआ है थीटा। उसी तरीके से हर एक जगह पे होगा। मैं इस जगह की भी बात कर लेता हूँ। यहाँ पर ये आपका फ्लैट है और ये आपका थोड़ा एंगल उठा हुआ है, तो इधर आपको थीटा एंगल मिलेगा। ये दो मैंने दिखाया, वैसे आप ऑल 360 डिग्री पे देख सकते हो। तो आपको हर सरफेस आपको ऐसा स्लांट दिखेगा। और अगर इसके ऊपर आपने कोई चीज ऑब्जेक्ट रख ली इधर रोटेट करने के लिए तो वो ऐसा रोटेट करेगी। तो हो गया सर्कुलर मोशन। और इसके सेंटर की तरफ खींचने वाला फोर्स कौन सा होगा? एन साइन थीटा जो बचा हुआ था वो ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ धकेल रहा है और एन कॉस थीटा एमजी को बैलेंस कर रहा है। तो ऐसा केस आप ले सकते हो। हालांकि ये सब 3D है, मेरे को 2D में दिखाने में दिक्कत हो रही है। अगर मैं आपके सामने होता तो मेरे हैंड मूवमेंट से या कुछ रख कर मैं आपको दिखा सकता था, बट थोड़ा सा डिफिकल्टी मैं समझ रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स को मैं जितना हो सके उतना आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ 2D में 3D सिखाने की। नाउ, अभी हमने देखा कि रोड को हमने बैंक कर दिया एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, कंसीडरिंग द व्हीकल टू बी अ पॉइंट। व्हीकल को फिर से पॉइंट समझो एंड इग्नोर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को छोड़ दो, कुछ समय के लिए फ्रिक्शन दिखा ही नहीं है। एंड अदर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक एयर रेजिस्टेंस। देयर आर टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ व्हीकल। एक तो फ्रिक्शन हटा लिया, एयर रेजिस्टेंस हटा लिया, तो बचा हुआ फोर्स हमें क्या दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड, और नॉर्मल रिएक्शन एक परपेंडिकुलर टू द जो स्लांट सरफेस है वो सरफेस ऑफ अ रोड से। एज अ मोशन ऑफ अ व्हीकल इज अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, जैसा हमने बताया था ये जो व्हीकल है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल लेगी, भले स्लांट सरफेस पे लेगी बट हॉरिजॉन्टल सर्कल लेगी। सो द रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी हॉरिजॉन्टल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ ट्रैक होना चाहिए। मतलब जो फोर्स ये डायरेक्शन में जा रहा था, सॉरी, जो फोर्स ये डायरेक्शन में जा रहा था, अरे बाप रे, ये डायरेक्शन में, वो फोर्स काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमें अगर कोई कार या कोई व्हीकल सर्कुलर मोशन कर रहा है स्लांट सरफेस के ऊपर, तो आपको सेंटर की तरफ खींचने वाला एक फोर्स दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल हॉरिजॉन्टल है तो सेंटर की तरफ वाला फोर्स भी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है एज, ये सारे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, समझने के लिए समझो, एग्जाम के क्या लिखना है वो बाद में डिसाइड करेंगे। एज अ मोशन ऑफ अ व्हीकल इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कल, आपका मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो मस्ट बी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ ट्रैक होना चाहिए। तो इट मींस दैट द वर्टिकल फोर्स mg मस्ट बी बैलेंस। इसका मतलब mg को आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा। mg काम क्यों नहीं कर रहा है? mg ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रहा है और उसको कोई बैलेंस करने वाला फोर्स बचा नहीं है।
और आपको क्या चाहिए, सर्कुलर मोशन चाहिए हॉरिजॉन्टल में, तो सेंटर की तरफ खींचने वाला फोर्स भी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो ये mg का क्या करे, उसको कट करना पड़ेगा। कैसे कट करेंगे, तो वो अभी हम डिसाइड करने वाले हैं। सो इट मीन्स दैट वर्टिकल फोर्स mg मस्ट बी बैलेंस, इसको बैलेंस करके निकाल देने का। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, टू resolve the normal reaction n along a vertical and along horizontal, it vertical component become n cos theta which balance weight, और mg को उसने निकाल दिया। horizontal component n sin theta being the resultant force which is along the horizontal and must be the necessary centripetal force which balance or oppose centrifugal force। तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बाहर खींचने से गाड़ी को रोकेगा। एंड दस मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें, डायरेक्शन वाइज कभी बात नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो n cos थीटा mg से बैलेंस हो रहा है, n sin थीटा m r ओमेगा स्क्वायर या m v स्क्वायर बाय r से बैलेंस हो रहा है। आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए कैसे हमने डिजाइन किए? यस सर। ओके, बाकी सबको समझ रहे हैं? यस ओके, Yes, sir. हाँ। सर। नाउ बोल बेटा बोल। सर इस डायग्राम में सर्कुलर मोशन कहाँ यूज हो रहा है? अच्छा, एक मिनट। हाँ, सर्कुलर मोशन कैसे यूज होता है? मान ले बेटा, ये जो है एक सेकेंड, ये आपके हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मतलब आपका घर का फ्लोर है, घर का फ्लोर है, ठीक है। यहाँ आपका एक वॉल आ चुका है, यहाँ पर आपका एक वॉल आ चुका है। ओके, अब आप है ना, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर आपकी एक नोटबुक को आप ऐसे रखो, ऐसे, और एक नोटबुक ऐसे रखो। ये सिर्फ दो साइड हुए, जो आपके दो वॉल के बीच में एक स्ट्रेट लाइन थी, उसके दोनों एंड पे आपने रखा दो नोटबुक को। अच्छा, मान लो आपके यहाँ पर एक और ऐसा वॉल है इधर, और एक वॉल इधर है, मतलब आपका अभी घर ऐसा है। ये आप शायद इमेजिन कर पाओगे कि नहीं मुझे पता नहीं, बट यस चार सर, वॉल यस सर। हाँ, तो चार वॉल हो गई, तो इधर आपका एक और नोटबुक रख दो, इधर आप एक और नोटबुक रख दो, इसके जैसा ही शेप हो गया, चार साइड पे चार नोटबुक आ गए। हाँ। अच्छा, अब आप इधर मान लो, इधर भी आपका कोई तो वॉल है, यानी आपके और दो वॉल बना रहे हैं हम लोग, इधर एक वॉल और इधर एक वॉल, और ये आपका ऐसा सरफेस है। तो अभी आप यहाँ पर भी दो नोटबुक रख दो, यहाँ पर एक ऐसे ऐसे। समझ में आया ये? हाँ सर। हाँ, थोड़ा और खींचता हूँ मैं इसको, मैं यहाँ पर दो और वॉल क्रिएट करता हूँ, इसको ज्वाइन कर देता हूँ, और इधर भी आप दो नोटबुक रखो, एक स्लांट में ऐसे और एक स्लांट में ऐसे। और इसको आपने 8 बताए, मैंने 8 साइड बताए, उसको अगर आप सर्कल कन्वर्ट करते जाओ और ऐसे नोटबुक रखते जाओ, तो सारे स्लांट सरफेस आ गए। यस सर। हाँ, और अगर आपने कोई भी मार्बल को या फिर कोई छोटी सी कार को, जो हॉट व्हील्स की आती है, मेरी बहुत फेवरेट थी, अब टूट गई, शिट। हॉट व्हील्स की जो कार आती है, उसको यहाँ से आप ड्राइव करोगे तो वो कार यहाँ जाएगी, फिर इसके ऊपर जाएगी, फिर इसके ऊपर जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, और ये ऐसे घूमेगी, और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल लेगी। सारे वॉल को गिनकर ये हॉरिजॉन्टल, सारे वो नोटबुक के ऊपर से जा रही है, सारे नोटबुक के ऊपर से जा रही है, तो वो हॉरिजॉन्टल सर्कल ले पाएगी। हाँ, नहीं आया मतलब नहीं समझा। हाँ हाँ। पक्का ना? ये सारे नोटबुक के ऊपर घूमकर आ रही है, हॉरिजॉन्टल सर्कल ले रही है। हालांकि इसका सेंटर नीचे जमीन पे है, नो डाउट, बट प्रॉपर सेंटर जमीन पे है, बट इस सर्कल का सेंटर थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहेगा। यस तो सर। हाँ, तो ये अभी सारी जो नोटबुक्स के ऊपर जो घूम रहा है ना, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। हालांकि ये तुरंत नहीं होगा, ये सारी चीजें हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ट्रैक बनाना पड़ेगा प्रॉपरली, तो ही पॉसिबल है। तो ऐसे में ये सेंटर की तरफ खींचने वाला जो फोर्स है, वो हम लोग दिखा रहे थे, एक ऊपर खींचने वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ पर आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है। बट ये जो हॉट व्हील्स की कार है, ये सेल्फ ड्राइवन कार नहीं है, ये इसको हम पुश करके छोड़ देते हैं, मार्बल को भी हम धक्का देके छोड़ देते हैं। बट रियल में अगर कोई ऐसा रोड है जिसका हर एरिया ऐसे टर्निंग वाला है, ढलान वाला है, स्लो स्लांट है, और उसके ऊपर हम रियल में कोई कार ड्राइव कर रहे हैं, तो वो कार सर्कुलर मोशन करती होगी, जैसे खंडाला घाट। अभी यस सर। हाँ, खंडाला घाट में क्या होता है कि आपका रोड है ना, यहाँ से ऐसे टर्न लेता है, फिर ऐसे होकर फिर ऐसे ऊपर जा रहा है। तो जब आप यहाँ से कार ड्राइव करके इधर पहुंचते हो ना, तो इधर का जो रोड है ना, वो एक साइड से ऊपर उठाया रहता है, तो आपकी कार को थोड़ा टिल्ट होना पड़ता है, और वहां से वो टर्न लेके इधर पहुंचता है।
इधर पहुंचने के बाद जब आप सीधा चला के इधर पहुंचोगे तो इधर का रोड ऊपर उठाया हुआ रहता है, जैसे आप थोड़ा सा टर्न लेके इधर पहुंचोगे। अगर ये नहीं उठाया रहता ना तो आप सीधा खाई में गिर जाते। अगर आपने थोड़ी सी भी रेस दी और कार अगर थोड़ी झुक गई तो सीधा खाई में जाओगे। तो ये बैंकिंग का जो प्रोसेस है वो आपके खंडाला घाट में दिखेगा, जैसे अगर ऊपर जाना चढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो वैसा आप कहीं पे भी कर सकते हो, जहां पर आपको स्पीड कम करके गाड़ी को चलाना ना पड़े, उसकी जगह पे रोड को बैंक कर दो, इजीली हो जाएगा आपका काम। ओके, सो हम पहुंचे थे n cos थीटा इक्वल टू mg तक, n sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r तक। अब आपका पहला इक्वेशन इसे समझो, इसे फर्स्ट इक्वेशन समझो, इसे सेकंड इक्वेशन समझो और इन दोनों को डिवाइड करो। आपके ये दोनों इक्वेशन जैसे डिवाइड हो जाएंगे आपको क्या मिलेगा, nn गेटिंग कैंसल। व्हाट इज nn? व्हाट इज n? नॉर्मल। नॉर्मल, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा cos sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर आपको tan थीटा मिल गया। उसके बाद आपने ये फॉर्मूला ऊपर लिखा है mv स्क्वायर बाय r और डिवाइडेड बाय आपने ये किया है mg। तो यहाँ पर mm गेटिंग कैंसिल, तो आपको ये मिलेगा v स्क्वायर अपॉन rg। तो अभी आपका इक्वेशन नंबर 1.1 तैयार हो गया। बस ये इक्वेशन को तैयार करके छोड़ा है और कुछ नहीं किया है। अब आगे सुनो, उन्होंने बोला है कि मोस्ट सेफ स्पीड क्या होगी फॉर अ पर्टिकुलर रोड, r एंड थीटा आर फिक्स्ड है। कोई भी गिवन रोड के लिए रेडियस फिक्स्ड होता है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हो सकता, और रोड को बैंक किया वो थीटा भी फिक्स्ड होता है। तो हमारे इक्वेशन में r और थीटा फिक्स्ड हो गया। Thus, this expression gives us the expression for the most safe speed, not a minimum, not a maximum. मोस्ट सेफ स्पीड वो होती है कि आप इस स्पीड पे कार इजीली चला सकते हो, ये कोई ज्यादा भी नहीं है, ये कोई कम भी नहीं है, आपकी कार अच्छे से चल पाएगी ऑन दिस रोड। तो उसका फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आरजी को इधर डाल दो, सॉरी ये आरजी को इधर डाल दो, आपका ये बनेगा आरजी टेन थीटा और अंडर रूट कर लो तो आपको मिलेगा v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आरजी टेन थीटा। v को s इसलिए डाला है क्योंकि ये सेफ स्पीड है ना, इसलिए vs लिखा है, vs इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आरजी टेन थीटा। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। यस। ओके, अभी बैंकिंग की बात करें फॉर अ बैंकिंग एंगल, तो वाइल डिजाइनिंग ये रोड बनाने से पहले हमें बैंकिंग का एंगल कितना सेट करना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। ये जो मोस्ट सेफ स्पीड है ना, ये रोड बनने के बाद कार की स्पीड से चलाई जाए ये डिसीजन देता है। बट बैंकिंग एंगल क्या दिखाता है कि रोड बनने से पहले हमें एंगल कितना सेट करना है, हम कितना स्पीड से कार ड्राइव करना चाहते हैं वो हम डिसाइड करने वाले। तो while डिजाइनिंग द रोड दिस एक्सप्रेशन हेल्प अस इन नोइंग द एंगल ऑफ बैंकिंग। तो इसके लिए वो लोग ने क्या किया, tan थीटा का tan उधर डाल दिया, तो क्या बन गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय आरजी। इस केस में मैं पहले से डिसाइड कर चुका हूं कि मेरे को स्पीड 40 चाहिए, मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर तो मेरा रोड जो है वही है, जी मेरे को पता है, तो यहाँ पर वी स्क्वायर आर और जी की वैल्यू मुझे पता है, ये तीनों की वैल्यू पता है, तो थीटा मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि अगर मुझे कोई कार को 40 की स्पीड से चलाना है 40 की स्पीड से, तो मेरे को एंगल ऑफ बैंकिंग कितना करना पड़ेगा ये मैंने डिसाइड कर लिया। तो अब मैं बैंकिंग रोड उतना ही बनाऊंगा और जब कोई कार चलेगी तो मैं उधर बोर्ड डाल दूंगा सेफ स्पीड इज 40 ऐसे, तो आप 40 की सेफ स्पीड से चला सकते हो। उससे कम की तो थोड़ा नुकसान होगा, ज्यादा की तो थोड़ा और ज्यादा नुकसान होगा, ऐसा। तो मैं सेफ स्पीड का बोर्ड लगा सकता हूँ क्योंकि मैंने जब रोड बनाया था तब एंगल ऑफ थीटा ये सोच के बनाया था कि मैं इसके ऊपर 40 से ज्यादा की स्पीड से नहीं चलाना चाहता, एक सेफ स्पीड चाहता हूँ 40। तो उस हिसाब से बैंकिंग एंगल डिसाइड हो गया ना। अब हम डिसाइड करते हैं कि स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए, कितना ज्यादा कितना कम। ओके, तो इसके लिए कोई नया फॉर्मूला बनेगा और वो कैसे बनेगा, सी Figure 1.7 and 1.8 shows vertical section of a vehicle on a rough curve road of radius r, banked at an angle theta. अब जो आगे की दो फिगर आप देखने वाले हो ये दोनों बैंक रोड के ऊपर ही बनाए हुए डायग्राम से, जैसे ऊपर हमने देखा था, देख ही लेते हैं। ये वाला डायग्राम है, इसके जैसे ही बाकी दो डायग्राम है, बट चेंजेस क्या किया है वो देखो क्या लिखा है। If the vehicle is running exactly at this speed, Vs equal to under root of Rg tan theta, the force acting on a vehicle, डायग्राम देख लेते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन अ व्हीकल, सी द डायग्राम, दोनों एक ही जैसे है, कुछ चेंजेस नहीं है, बट थोड़ा कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि अगर व्हीकल इसी स्पीड से चलने वाला है, सेफ स्पीड से, Vs equal to under root of Rg tan theta, then the force acting on a vehicle are mg acting downward and normal reaction and perpendicular to the road surface। सिर्फ दो फोर्स काम कर रहे थे जब हमने सेफ स्पीड से कार को ड्राइव किया।
as seen above, जो हमने ऊपर देख लिया, only at this speed the resultant of two forces which is n cos theta balances by mg and n sin theta which is providing necessary centripetal force which oppose or balance the centrifugal force, ये हमें डायग्राम में दिखा था. But in practice vehicle never travel exactly with this speed. कभी कोई कार की स्पीड आपने एक सेट करके चलाने की कोशिश की है? अगर आपने किसी ड्राइवर को चलाते हुए देखा रहेगा तो भी वो अपनी ड्राइविंग के 10 मिनट के अंदर कार की स्पीड को फ्लक्चुएट करता है. डिपेंड्स अपॉन ट्रैफिक आया, सिग्नल लगा है, रोड खाली है या रोड कच्चा है, उस हिसाब से वो अपनी स्पीड बदलते रहता है. कभी भी कोई भी ड्राइवर कंटिन्यूस 10 मिनट तक एक ही स्पीड से ड्राइव नहीं कर सकता. मानते हो? आपने ड्राइवर के बाजू में बैठने का कभी एक्सपीरियंस लिया है? यस सर. तो आपने देखा है कि जो ड्राइवर है वो किसी भी रोड के ऊपर एक ही स्पीड से कंटिन्यूअसली 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट रोड चल वही कार उसी स्पीड से चलाते हुए. सर स्मूथ रोड पे नो. यस सर. स्पीड स्मूथ रोड पे भी जो स्पीड है वो फ्लक्चुएट होती रहती है ना. अगर उसने Yeah. 90 सेट की है, एग्जांपल 90 की सेट की है, तो वो 90 से 80 और 70 पे भी आता है और थोड़ा 100 पे भी जाता है, बट एग्जैक्टली 90 डॉट पकड़ के वो चलने वाला नहीं है. हाँ सर. तो इनका भी थोड़ा यही, फ्लक्चुएट होता है. हाँ थोड़ा फ्लक्चुएट होता है. और थोड़ा फ्लक्चुएशन हमारे स्लैंट रोड के ऊपर कार को या तो नीचे घसीटेगा या तो ऊपर थ्रोन ऑफ करेगा. ये थोड़ा फ्लक्चुएशन भी हमें आउट ऑफ ट्रैक कर देगा. तो इनका क्या कहना है कि इन प्रैक्टिस व्हीकल नेवर ट्रैवल एग्जैक्टली विद दिस स्पीड. जो सेफ स्पीड हमने डिसाइड की वो कोई तो नंबर होगा फिक्स्ड. मान लो वो नंबर 80 है, तो कोई भी कार 80 की स्पीड से सारे के सारे कार चलते हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. तो दैट मीन्स for speed other than these, the component of force of static friction between road and the tire help us up to certain limit. तो ऐसे केस में कार की स्पीड अगर स्लो हो गई 80 से कम, अगर मैंने 80 को सेफ स्पीड समझा है तो 80 से कम हो गई तो फ्रिक्शन हमें कैसे मदद करेगा, और 80 से बढ़ गई तभी भी फ्रिक्शन हमें कैसे मदद करेगा. तो चलो अभी ये दो केस देख लेते हैं. तो यहाँ पर आपको दो स्पीड के केस लेने हैं, एक तो लोअर स्पीड और एक अपर स्पीड. यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर. ओके. सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? किसी को बाउंसर जा रहा है तो एनी टाइम रोक कर पूछ सकते हो, जैसा आपके दिमाग में आए. थैंक यू आशीष. जैसा आपके दिमाग में आए बेटा पूछो, आपको नहीं समझ रहा है ऐसे करके. ओके. राजलक्ष्मी, रितिका, समझ में आ रहा है बच्चा? यस सर. ओके, गुड वन. सौरभ समझ रहा है बच्चा? सौरभ, हाँ. प्रीति को समझ रहा है. ओके. सौरभ, साहिल समझ रहा है? हेलो साहिल, सौरभ, आर यू देयर? सौरभ तो नहीं है, साहिल भी नहीं है. गुड वन. चलो साहिल है. साहिल समझ में आ रहा है क्या? साइकिल चला रहा है अभी, थोड़ा सा रुक जा, कंटिन्यूस 2 घंटे से चला रहा है तू. ओके, थैंक यू श्रावणी. ए साहिल, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. चलो समझ रहा है. पर इतना साइकिल क्यों चला रहा है बेटा, थक जाएगा. 6 महीने से कंटिन्यूस चला रहा है. क्या क्या क्या? सर 6 महीने से कंटिन्यूस साइकिलिंग चला रहा है. 6 महीने से कंटिन्यूस चला रहा है. हाँ मैंने भी 2-3 बार नोटिस किया उसको. मजा आ रहा है सर उसको. लॉकडाउन में कहाँ बाहर लेके घूम रहा है तू साइकिल? लॉकडाउन के हिसाब से स्टेटस रखने का ना, डीपी रखने का, एंजॉयिंग एट होम ऐसे करके समथिंग समथिंग. ना यहाँ से जो फोर्स है mg नीचे है, ये दोनों केस में आपको दिखेगा. यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, ये भी आपको दोनों केस में दिखेगा. अब दूसरे नॉर्मल रिएक्शन को हमने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था. तो एक कंपोनेंट ऊपर गया n cos थीटा, जो दोनों केस में ऊपर गया, दोनों केस में थीटा एंगल ऊपर है. n sin थीटा यहाँ पर आया, जो दोनों केस में आया है. यहाँ तक तो पुराना डायग्राम रिपीट हुआ है. बट फ्रिक्शन का रोल देखो क्या है. इस केस में फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है. फ्रिक्शन ऊपर की तरफ तब होता है जब वो कार को गिरने से बचाता हो.
फ्रिक्शन का फायदा क्या है? देखो, फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। यानी ये कार है ना, नीचे गिर रही थी, ऐसे स्लाइड होकर नीचे आ रही थी, तो फ्रिक्शन ने उसको ऊपर खींचकर रोकने की कोशिश की, यानी फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ है। अब फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर है तो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन थोड़ा अलग हो गया है। जैसे नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन प्रॉपर mg के लाइन में नहीं था, वैसे फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन भी नॉर्मल जो केस होना चाहिए उससे अलग है। तो हम क्या करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स के दो कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स के दो कंपोनेंट कौन से है? एक कंपोनेंट जाएगा वर्टिकली अपवर्ड, जो यहाँ छोटा दिखाया है, आपको दिखेगा यहाँ पर एक कंपोनेंट छोटा सा दिखाया वर्टिकली अपवर्ड, और एक है हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड, सॉरी हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड, राइट साइड में। तो आपको यहाँ पर दो कंपोनेंट दिखेंगे ना। तो जो कंपोनेंट ऊपर जा रहा है वो fs cos सॉरी fs sin थीटा लिखा है, और जो राइट साइड जा रहा है वो fs cos थीटा लिखा है। मुझे ये जानना है ये थीटा एंगल इधर जो आया है वो सही है कि नहीं। कैसे जानूं मैं थीटा एंगल जो इधर आया वो सही है कि नहीं? एक थीटा इधर भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक थीटा आपको दिखेगा और एक थीटा आपको इधर दिखेगा। तो वहां जो थीटा आया वो सही है कि नहीं वो जानना है मुझे। बच्चे कुछ लिख रहे हैं बट मैं देख नहीं पा रहा हूँ। लेट मी चेक। मुंबई कंप्लीट करना है साइकिल पे, साहिल को मजा आ रहा है। okay. हाँ बोलो, ये थीटा इधर जो आया है फ्रिक्शनल के लिए वो सही है कि नहीं? सोचो और बोलो। मैं डायग्राम रफ करके छोड़ देता हूँ आपके ऊपर, जल्दी बताना। यस करस्पॉन्ड, अगर दोनों पैरेलल ले ले तो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा। हाँ तो देखो, ये एक है और ये एक लाइन है, दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम हो गया, मतलब आ गया आपका Yes, sir. थीटा। हाँ। अब ये केस आपका कौन सा था? जब आपकी कार की स्पीड कम हो रही थी ना, तो इसलिए कार नीचे आ रही थी घसीटते हुए और फ्रिक्शन उसे ऊपर खींच रहा है। नीचे वाले केस में आपको क्या दिख रहा है वो देखो, नीचे वाले केस में फ्रिक्शन डाउनवर्ड है, इसका मतलब आपकी कार ऊपर जा रही है, और ऊपर कार तभी जाती है जब कार की स्पीड बढ़ जाती है। तो कार की स्पीड बढ़ेगी तो वो ऊपर जाएगी, फ्रिक्शन उसे नीचे खींच रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, एक हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड पे और एक डाउनवर्ड। इस केस में थीटा किधर आएगा? तो इस केस में थीटा उन्होंने यहां पर दिखा है, इधर थीटा दिखा है, और वो कैसे आया? दो पैरेलल लाइन, एक अल्टरनेट ट्रांसवर्सल, एंगल। तो ऐसा एंगल। जो कंपोनेंट इधर जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल में वो fs cos थीटा है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है वो fs sin थीटा है। अब ये दोनों डायग्राम आपको समझ में आए? यस सर। Yes. एक एक करके डायग्राम को स्टडी करते। पहले ऊपर वाला डायग्राम यानी लोअर स्पीड के लिए, फॉर स्पीड v1 लेसर देन अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा, दैट मींस आप स्पीड को कम करना चाहते हो। आपकी जो सेफ स्पीड थी वो vs थी, vs इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा, बट आप चाहते हो कि वो सेफ स्पीड से कम अगर आप ड्राइव कर रहे हो, अगर गलती से कभी स्पीड कम हो गई तो v1 इज अ लेसर स्पीड विच इज लेसर देन अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। इस केस में आपका सेंट्रीपिटल फोर्स यानी mv1 स्क्वायर बाय r ये लेसर हो जाएगा n sin थीटा से। नहीं समझ में आया? देखता हूं, आगे बताता हूं। n sin theta is greater than centrifugal force. n sin theta is greater than centrifugal force mv1 square by r। क्योंकि अल्टीमेटली आपने कार की स्पीड कम की है ना, तो कार की स्पीड कम की है तो अंदर खींचने वाला फोर्स बढ़ जाएगा, n sin थीटा बिगर हो जाएगा, और अंदर खींचने वाला अगर फोर्स बढ़ जाएगा तो बाहर खींचने वाला फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ छोटा हो जाएगा। आप जब कार ड्राइव कर रहे थे स्लांट रोड पर और गलती से आपकी कार की स्पीड कम हुई, तो वही सर्कल जो आप ले रहे थे, ऐसा वाला सर्कल आप ले रहे थे, ऐसा वाला सर्कल, उसका रेडियस उतना ही रहेगा, बट आप अभी ऐसे नीचे आते जाओगे, ऐसे नीचे आते जाओगे, ऐसे नीचे आते जाओगे। ये कौन सी केस की बात कर रहा हूँ? ये मौत के कुएं की बात कर रहा हूँ। अगर वो ड्राइवर मौत के कुएं में अगर प्रॉपर एक सर्कल से चला रहा था, उसने अगर स्पीड बढ़ाई तो वो ऐसे ऊपर उठेगा, अगर उसने स्पीड कम की तो वो धीरे धीरे से नीचे आएगा और नीचे आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, तो जब वो एकदम बेसमेंट से शुरू करता है, देखो वो अभी अभी यहाँ पर है, ये बेसमेंट है और ये आपका मौत का कुआं है, तो जब वो यहाँ से शुरू करता है तो उसकी स्पीड 0 होती है, 0 से वो 10 करेगा तो वो अभी यहाँ सर्कल लेता है, पहले ये तो बेसमेंट का ही सर्कल है, फिर 20 किया, फिर 30 किया, फिर 40 किया, फिर वो थोड़ा ऊपर उठता है, फिर यहाँ पर आता है 40, फिर 50, फिर 60, फिर वो और ऊपर उठता है 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100 करते करते वो इधर पहुंच जाता है। अब जब वो 100 से ज्यादा स्पीड करेगा तो वो ये सर्कल को छोड़ के ऊपर उठेगा, अगर कम करेगा तो नीचे आएगा।
तो नीचे आने का केस मतलब स्पीड कम करना, समझा? यस सर। ओके, तो हम क्या बताना चाहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो वैल्यू है mv1 स्क्वायर/r, ये छोटा होगा n sin थीटा से। इसका मतलब n sin थीटा अंदर खींचने वाला फोर्स बढ़ेगा तो कार हल्की सी स्लाइड होकर नीचे आएगी, और ये वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा है। In this case, the direction of force of static friction Fs between tire and the road is directed along the incline of the road. मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन इंक्लाइन ऑफ द रोड पे हो जाएगा, दैट इज अपवर्ड। ये वो लोग अभी डायग्राम में जो देखा ना, वो चीज को लिख के दिखा रहे और कुछ नहीं कर रहे। नेक्स्ट, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज पैरेलल एंड ऑपोजिट टू n sin थीटा। और फ्रिक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो पैरेलल टू n sin थीटा होगा, बट ऑपोजिट होगा, जो हमें डायग्राम में दिख ही रहा है। n sin थीटा राइट लेफ्ट साइड में है और fs cos थीटा राइट साइड में है। दिस टू फोर्स बैलेंस टेक केयर ऑफ द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये दोनों फोर्स मिलाकर सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। हालांकि बैलेंस नहीं कर पा रहे, बट कौन सा फोर्स बड़ा है? राइट साइड, लेफ्ट साइड वाला n क्या था वो? n sin थीटा था ना। हाँ, Sin n sin, theta. ये वाला बड़ा है या ये साइड वाला fs cos थीटा ये बड़ा है? कौन सा वाला बड़ा n है? sin theta. वेरी गुड। तो n sin थीटा माइनस fs cos थीटा करेंगे तो जो डिफरेंस मिलेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। n sin थीटा माइनस fs cos थीटा इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। आपको दूसरा फॉर्मूला मिल गया। So, बोला। so but n sin theta जो फोर्स है हाँ, वो mv, वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, तो फिर वापस से वो डिडक्ट हाँ, करके पहले वो सेंट्रीपिटल फोर्स था। जब तक फ्रिक्शन नहीं था तब वही फोर्स सेंट्रीपिटल था। बट अभी फ्रिक्शन क्या कर रहा है? वो फ्रिक्शन कार की स्पीड को कम होने से रोक रहा है, ऑपोजिशन कर रहा है। और फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है, यानी स्लांट रोड के ऊपर की तरफ है, तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बाहर वाला यानी राइट साइड वाला और एक अपवर्ड वाला। राइट साइड वाला कंपोनेंट एनी हाउ n sin थीटा को इंपैक्ट करेगा, उसकी वैल्यू को कम करेगा। तो इसका मतलब n sin थीटा जो पहले सेंट्रीपिटल फोर्स था, वो सेंट्रीपिटल फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो n sin थीटा माइनस fs cos थीटा इक्वल टू अभी सेंट्रीपिटल फोर्स बचेगा। ओके, सो मतलब ये mv²/r अभी नेट सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्ट कर रहा है बॉडी पे फ्रिक्शन के बाद। यस यस। ओके सर। और उसमें हम लोग अगर यहाँ 1 डाल देते तो ये देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, हमारे पास एक दो फॉर्मूले और थे। कौन से? जो डाउनवर्ड खींचने वाला फोर्स था वो mg था। ऊपर वाला एक फोर्स था वो नॉर्मल का एक कंपोनेंट था। याद है कौन सा कंपोनेंट? n cos थीटा। और फ्रिक्शन का भी एक कंपोनेंट ऊपर आया था। वो कौन सा था? fs sin थीटा। sin थीटा। यस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में cos थीटा यूज हो चुका है तो ऊपर fs sin थीटा बचा। अभी ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये दो मिलाकर इस अकेले को बैलेंस कर रहे हैं। यानी आपको क्या लिखना है? n sin थीटा प्लस fs सॉरी n cos थीटा प्लस fs sin थीटा इक्वल टू mg। ऊपर के दोनों मिलाकर नीचे के फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। तो ऊपर के दोनों फोर्स कौन से थे? ये देखो ऊपर वाला फॉर्मूला, fs sin थीटा प्लस n cos थीटा इक्वल टू mg। दो फॉर्मूले आए, समझ में आए ये दोनों फॉर्मूले? यस सेवा, श्रावणी, प्रीति, सॉरी सर प्राची। मैंने बोला ये। सर हाँ बोल बेटा, बोल। बोलना बेटा, क्या हुआ? मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, समझा है ना? ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे। ओके, ये दोनों फॉर्मूले एक बार डायग्राम में भी देख लेते हैं, आपको वहां से भी क्लियर हो जाए। जितना आज सीख रहे हो एक बार रिपीट करो जाकर घर पे। n cos थीटा ऊपर की तरफ है, fs sin थीटा ऊपर है और mg नीचे है। ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। बट हमारा अल्टीमेटली सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अंदर की तरफ है, ये वाला। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज n sin थीटा माइनस fs cos थीटा का डिफरेंस है। और डिफरेंस में n sin थीटा बड़ा है इसलिए उसको पहले लिखेंगे, ये छोटा इसके लिए बाद में लिखेंगे। तो 1 - 2 करेंगे तो जो डिफरेंस बचेगा वो हमारा नेट सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जो कार को एक्चुअली नीचे खींच रहा है।
और ऊपर वाले केस के लिए तो ऊपर वाले 2 फोर्स है, नीचे एक फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो इसमें तो हमें कोई डाउट ही नहीं है। तो वी हैव अ दिस टू फॉर्मूला। अब हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला क्रिएट करना है, डिफिकल्ट टास्क है बट हम लोग अचीव कर लेंगे। हम क्या करने वाले, ध्यान से सुनना। हम सबसे पहले नीचे वाला फॉर्मूला जो है, एक मिनट को चेक करने दो उन्होंने किस तरीके से लिया है। हाँ ठीक है, हम नीचे वाला जो फॉर्मूला है उसको फर्स्ट लिखेंगे। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं एन, एक मिनट, मैं यहाँ लिख रहा हूं एन साइन थीटा माइनस, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, नजदीक लिख लेता हूँ, माइनस एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। ये समझा मैंने क्या किया? एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। ये समझा मैंने क्या किया? मैंने ये इक्वेशन Yes, sir. पहला कंसीडर किया, उसको दूसरा कंसीडर किया, 1 डिवाइडेड बाय 2 किया, तो उसके बाजू में क्या आ जाएगा? इधर आएगा एम वी 1 स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय एम जी। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, नाउ कैंसलेशन किस चीज का होने वाला है? एम गेटिंग कैंसल, इसके अलावा और कुछ भी कैंसल नहीं हो रहा है। और ये जो r है वो डिनोमिनेटर में जुड़ जाएगा, यानी नीचे rg आ जाएगा, ऊपर बचेगा v1 स्क्वायर। आगे मुझे क्या करना है, इन सारे फॉर्मूले को शॉर्ट करना है। तो मेरे पास एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है वो देखो। मैं अगर इस fs को डिवाइड बाय n करता हूं तो ये fs अपॉन n म्यू एस होता है, यानी क्योंकि fs का फॉर्मूला है मेरे पास, fs इज इक्वल टू म्यू एस अपॉन n। तो अगर fs को डिवाइड बाय n करूंगा तो यहाँ से ये n कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास म्यू एस बचेगा, बराबर। तो मुझे एनी हाउ fs डिवाइडेड बाय n लेना पड़ेगा, बट अकेले fs को डिवाइड बाय n नहीं कर सकता, मुझे उसके दूसरे टर्म को भी डिवाइड बाय n करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी लेना पड़ेगा, मतलब ऑल साइड पे मुझे डिवाइड बाय n करना पड़ेगा तो प्रॉपर बनेगा, ठीक है। इसके बाद मुझे डिनोमिनेटर में थोड़ा मॉडिफिकेशन चाहिए, जो हमने पहले से प्री डिफाइन करके रखा है, आपको नहीं पता है बट मैंने डिसाइड करके रखा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि डिवाइड बाय कॉस थीटा करे यहाँ पर, तो ये अकेले इसको थोड़ी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा और इधर भी कॉस थीटा डिवाइड होगा। ये समझा आपको मैंने क्या किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा, ये क्लियर? तो हर एक टर्म एन कॉस थीटा से डिवाइड Yes, sir. हाँ। अब डिवीजन होने के बाद आंसर क्या बचेगा? सी, आपका यहाँ का एन और एन कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो मैं यहाँ थीटा, बीच में माइनस है, इधर कॉस थीटा कैंसल, एफ एस अपॉन एन क्या हो जाएगा? म्यू एस, यहाँ पर म्यू एस आया, डिवाइड में एन एन गेटिंग कैंसल, कॉस थीटा गेटिंग कैंसल, आंसर आया 1, बीच में प्लस है, म्यू एस एफ एस अपॉन एन क्या हो जाएगा? म्यू एस, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा? टेन थीटा। ये क्लियर हुआ? टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। Yes, sir. ओके, इधर क्या बचेगा? v1 स्क्वायर अपॉन आर जी। नाउ नेक्स्ट, इस ब्रैकेट को पूरा कंप्लीट करते हैं, आरजी को इधर भेज देते हैं और उधर अकेला v1 स्क्वायर बचेगा। और v1 स्क्वायर को अगर मैं v स्क्वायर को हटाकर सिर्फ v लिखूं तो मेरा फॉर्मूला बनेगा v1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सबसे पहले आरजी आएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, और ब्रैकेट कंप्लीट। बराबर है ये? यस सर। Yes, sir. सबको समझा है ना? ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये मेरा v1 वेलोसिटी, और v1 कौन सी वेलोसिटी थी? मेरी मिनिमम वेलोसिटी। तो अल्टीमेटली मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने डिजाइन कर लिया। सिर्फ ट्रिक्स इतना ही था कि आपको ये दो इक्वेशन थे 1 और 2, उसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने का जो आंसर आएगा उसको हर एक टर्म को डिवाइड बाय n cos थीटा करना था, जो उन्होंने स्किप किया है वो स्किप करते हैं, बट मैंने आपको बीच में कौन सा टर्म आना चाहिए था वो दिखा। जैसे मैंने टर्म डाला आपका आंसर मॉडिफाइड होकर बन गया, ठीक है। चाहिए तो उसका फोटो ले लो, फिर मैं रफ कर लेता हूँ, फिर आप जब डेरिवेशन लिखने बैठो
तो बीच वाला जो रेड एंड ब्लैक वाला टर्म्स है ना, वो जरूर डालना आपके डेरिवेशन में। ले लिया स्क्रीनशॉट? मैं रफ कर लेता हूँ। यस सर। Yes. अगर आप फिजिक्स सीखने बैठो तो मेरे में अच्छी खासी कैपेसिटी है कि मैं आपको कितने भी घंटे सिखा सकता हूँ। अगर आप इंटरेस्टिंग चाहो तो वो हम लोग कोशिश करेंगे कभी ना कभी, बट उसके लिए क्या होता है कि थोड़ा सा अटेंशन आपका होना चाहिए। अभी 2 घंटे में काफी बच्चे ऐसे ज्वाइनिंग होकर लेफ्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने देखा 26 स्टूडेंट ज्वाइन थे, अभी 20 हो गए। 2-3 रीजन हो सकते हैं, नेट भी स्लो हो चुका रहेगा, सब ऐसे कुछ बच्चों का एग्जाम्स होगा तो स्टडीज के लिए छूट गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। बट कभी भी आप बैठो ना तो आप अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के बारे में जरूर सोचना। उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, कैसे बढ़ती है कंसंट्रेशन पावर, वो देखेंगे। चलो, अब तक हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ये फॉर्मूले तक। नाउ अब मेरा ये आंसर है कि मेरी जो मिनिमम स्पीड है वो कितनी मिनिमम हो सकती है। अगर मिनिमम स्पीड 0 हो गई तो v मिनिमम इक्वल टू 0 होगा, और ये कभी पॉसिबल है v मिनिमम 0। तो मैंने अगर v मिनिमम 0 डाला तो पहले तो ये स्क्वायर रूट हटेगा, rg मेरा सामने चला जाएगा, 0 अपॉन rg मतलब 0, वो चला गया। इसके बाद मेरे पास क्या बचेगा, tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, ये मेरे पास फॉर्मूला बचेगा विच इज इक्वल टू 0। यानी सिर्फ ये टर्म मेरे पास बचेगा, ये टर्म इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर 0 होगा। ओके, और इस पूरे टर्म को अगर मैं सामने डाल दूं तो 1 प्लस म्यू एस tan थीटा इक्वल टू tan थीटा माइनस म्यू एस होगा। अगर मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 दिखा दूं, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 दिखा दूं, तो मैं बोल सकता हूं कि न्यूमरेटर अगर 0 हो रहा है तो 0 इक्वल टू 0 मेरा मैच हो जाएगा। फिर ये टर्म चाहे कुछ भी हो, दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो, फिर से बता रहा हूँ क्या करना चाहता हूँ। सर बट अगर वो सामने 0 है तो 1 प्लस म्यू एस tan थीटा वहाँ पे इक्वल टू के अदर साइड 0 हो जाएगा ना, कि v मिनिमम के प्लेस पे नहीं, ऑलरेडी 0 है। अगर ये पूरा टर्म वहां जा रहा है ना तो वो 0 इंटू, हाँ पूरा टर्म बराबर बराबर बराबर, तो 0 हो गया। सही बोला आपने, मतलब 1 प्लस म्यू एस tan थीटा का टर्म वहां जाके मल्टीप्लाई होने वाला है, और ये मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा, मतलब आंसर 0 होगा। तो 0 इक्वल टू क्या बचेगा, tan थीटा माइनस म्यू एस, tan थीटा माइनस म्यू एस। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने इसको 0 कर दिया। अच्छा, ये मेरा एक कंडीशन था, बट व्हाट दे आर थिंकिंग इज कि इफ म्यू एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा, अगर आपका म्यू एस ग्रेटर है और इक्वल टू tan थीटा से है तो आपका v मिनिमम 0 हो जाएगा। अब म्यू एस की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू tan थीटा लेनी है तो ये कैसे पॉसिबल है, म्यू एस की क्या वैल्यू लेंगे, जो tan थीटा के बराबर या उससे ज्यादा हुई तो v मिनिमम 0 हो जाएगा। तो आगे क्या लिखा है, दिस इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द रफ रोड बैंक्ड एट अ स्मॉल एंगल, मतलब आपका एंगल स्मॉल रहना चाहिए और रोड बहुत रफ रहना चाहिए। तो अगर आपने बैंक रोड रखा है, रफ रोड किया है, बैंक रोड स्मॉल एंगल से रखा है और रफ रखा है, तो आप v मिनिमम 0 कर सकते हो, और v मिनिमम 0 करोगे तो आपका म्यू एस बड़ा या बराबर होगा tan थीटा से। थोड़ा लॉजिकली सोचने में डिफिकल्टी आ रही है, बट मैं आपको ये बता देता हूँ, tan 45 कितना होता है, 1, tan 45 1 होता है। ठीक है, और म्यू एस की वैल्यू आप कितनी सेट कर सकते हो, तो म्यू एस की वैल्यू 0 से मैक्सिमम 1 कर सकते हो, 0 से 1। ठीक है, इसका मतलब अगर आपने 1 भी म्यू एस का वैल्यू सेट किया तो आपका एंगल 45 होगा, तो जाके आपका tan थीटा और म्यू एस इक्वल होगा। ये समझ में आया। अगर आपने रोड को बहुत ज्यादा रफ कर दिया, इतना रफ कि उसकी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 1 हो जाए, तो उस केस में आपका tan एंगल 45 होना चाहिए, तब जाकर ये दोनों बैलेंस हो सकते हैं। बट आप रोड को कितना रफ करना चाहोगे, एग्जैक्टली 1 भी कर लिया तो tan 45 एंगल फिर भी काफी बड़ा एंगल हो जाएगा, जस्ट लाइक ऐसा एंगल। इतना बड़ा एंगल 45 रखना पॉसिबल नहीं होता, तो हम एंगल 45 से छोटा करते। जैसे हम एंगल 45 से छोटा करते tan 30 करते हैं, तो tan 30 की वैल्यू क्या है, tan 30 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3।
और इसका आंसर √3 मतलब 1.732, 1/1.732 मतलब 0 पॉइंट कहीं ना कहीं 7 या 0.8 तक आंसर आता है। यानी आपका एंगल 30 से लेस होना चाहिए, आपका आंसर 30 से लेस होना चाहिए, तो tan थीटा की वैल्यू आपकी म्यूएस की वैल्यू से छोटी हो जाएगी। और अगर आपने एंगल और छोटा किया 20, 25, तो आपका म्यूएस फिर काफी बड़ा होगा tan थीटा के सामने। तो ऐसे केस में हम ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे, म्यूएस ग्रेटर रख पाएंगे tan थीटा से, या इक्वल रख पाएंगे tan थीटा से, अगर tan थीटा की वैल्यू आप मैक्स टू मैक्स 45 करते हो तब तक। तो ऐसे केस में ये दोनों का जो इक्वल है, ये आंसर अगर इक्वल हो गया तो ये 0 हो गया, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, मतलब v मिनिमम 0 हो गया, तो ये आंसर आपका 0 हो गया। व्हेन tan थीटा और म्यूएस सेम हो गया तब। अगर म्यूएस बड़ा हो गया तो डेफिनेटली म्यूएस तो नेगेटिव है, और अंडर रूट किसी नेगेटिव टर्म का आपका आज तक आपने देखा नहीं होगा। एक्सेप्शनल केस है कॉम्प्लेक्स नंबर, सिखा है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर? यस सर। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर कभी भी आप अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो आपका यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 0 होना चाहिए, tan थीटा माइनस म्यूएस, मतलब म्यूएस इक्वल टू tan थीटा होगा, तो v मिनिमम आप 0 कर सकते हो। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला है, मिनिमम स्पीड कितनी मिनिमम हो सकती है, वो हो सकती है ऑलमोस्ट 0। कब पॉसिबल है, जब आपका रोड बहुत ज्यादा रफ हो और आपका एंगल 45 से छोटा हो, तभी पॉसिबल है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, मतलब तो म्यूएस इक्वली रहना चाहिए स्ट्रिक्टली, tan थीटा से बड़ा नहीं हो सकता। स्ट्रिक्टली इक्वल रहना चाहिए। उन्होंने बड़ा इसलिए दिखाया कि गलती से कल अगर आप एंगल 45 कर लेते हो तब तक इक्वल रहेगा, बट आपने एंगल अगर 45 से छोटा रखा है तो ऑफकोर्स तभी म्यूएस उसके सामने बड़ा ही दिखेगा, क्योंकि म्यूएस रोड सरफेस को रफनेस है, और रफनेस आप एक बार डिसाइड कर लेते हो, आप बार बार उस रोड को रफ या स्मूथ नहीं कर सकते। एंगल आप एक बार डिसाइड करते हो तो वो एंगल आप चेंज भी कर सकते हो, उसके ऊपर और भी कुछ डालकर एंगल सेट कर सकते हो। तो वो लोग दो दो वैल्यूज को एक एक फिक्स वैल्यू पकड़ के चलना चाहते हैं। या तो आप एंगल 45 पकड़ के चलो, तब इक्वल टू म्यूएस होगा इक्वल टू 1, या तो आप एंगल 20 पकड़ो तो उसके सामने म्यूएस बड़ा हो जाएगा। तो वो लोग या तो इक्वल या तो म्यूएस को बड़ा दिखाना चाहते। हालांकि म्यूएस बड़ा पॉसिबल नहीं है, मुझे भी पता है, बट स्टिल इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे बोल सकते हैं कि म्यूएस tan थीटा से बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, तो ही v मिनिमम की वैल्यू 0 आ सकती है ऐसे। एंड दिस इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द रफ सरफेस एंड बैंक्ड एट अ स्मॉल एंगल। तो ये था मेरा मिनिमम स्पीड के लिए फॉर्मूला, और आप सब जानते हो मिनिमम स्पीड किसी भी चीज की 0 होती है। मैक्सिमम स्पीड अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम सिर्फ एक ही वैल्यू होता है, दैट इज इंफिनिटी। आप कभी भी कोई भी चीज को अगर मैं पूछूं ना व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एनीथिंग, तो आप 0 बोल सकते हो, नो डाउट। 0 सबसे कम चीज है किसी भी वैल्यू का, 0 से नेगेटिव वैल्यू करना पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको नेगेटिव वेलोसिटी बोल सकता हूँ बट नेगेटिव स्पीड नहीं बोल सकता। बट अगर मैं मैक्सिमम स्पीड की बात करूं तो वो कुछ भी हो सकता है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10। 10 इज ऑल्सो मैक्सिमम फॉर एक किसी पर्सन के लिए, 20, 100,000, 1 लाख या इंफिनिटी, ये सारे मैक्सिमम में आते। तो कभी भी हम मैक्सिमम चीजों को ढूंढ नहीं सकते, हम मिनिमम चीजों को ढूंढ सकते हैं। बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी के ऊपर सर्च करने वाले, लेट्स सी हमें आगे क्या मिलने वाला है। ठीक है, ओके। ये जैसे टॉपिक खत्म होगा उसके रिलेटेड जो 2-3 सम्स है वो हम लोग सॉल्व्ड सम उसी वक्त कर लेंगे, जिससे आपको फॉर्मूला भी समझे कैसे यूज करना है। इधर 2 सम है और आगे एक सम है जो छूटा है यहाँ पर, ये वाला सम। इससे पहले कोई सम छूटा था, शायद एक और सम छूटा था। हाँ, यहाँ पर ये 4 सम हम एक साथ कर लेंगे जिससे आपका टॉपिक कवर हो जाए। इसके बेसिस पे मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, आप अपने नोटबुक में वो क्वेश्चन के आंसर्स अपने हिसाब से लिख के रख लेना। मेरे लिए एक अलग से नोटबुक बना के रखो। मैं 2 क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, जैसे टॉपिक खत्म होता है उसके बाद, और उसके ऊपर आप आंसर लिख लेना। ठीक है, तो आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है। अब तक आपको सिर्फ वो 12 डेफिनेशन लिखने हैं। याद है आपको 12 से 13 डेफिनेशन मैंने कौन से दिए थे? यस सर, 13। डिस्प्लेसमेंट से लेकर फ्रीक्वेंसी तक के सारे डेफिनेशन आपको लिख के रखने। नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिस्कशन करते। चलो, टेक केयर, बाय। थैंक यू बाय सर, सर, बाय सर। थैंक यू सर। बाय बच्चा, यस। सर बोलना बेटा, बोल 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 सर एक डाउट था, बोलना। मतलब आपने बोला था ना मौत का कुआं का, मतलब जैसे स्पीड बढ़ाता है मतलब वैसे ऊपर जाते रहता है। हाँ हाँ, पर सर मतलब स्पीड बढ़ाने से मेरे को तो लगता है कि स्पीड बढ़ाने से तो आप
ऊपर नहीं जा सकते, मतलब उधर ही घूम सकते हैं। अगर हैंडल का एंगल अपन चेंज किया तो ऊपर जा सकते हैं या नीचे आ सकते हैं सर। तो ऐसा मेरे को सही है। ये देखो, गलत लगा। हाँ, आपका मौत का कुआं है ना, कभी भी ऐसा फ्लैट नहीं होता। आपको भले ऐसा हाँ फ्लैट दिखाया जाए, वो कभी ऐसा फ्लैट नहीं होता सिलेंडर जैसा। वो है ना इसके जैसा होता है, ऐसा होता है। और यहाँ से आपको ऐसा झुकाव दिखेगा, और उसके बाद यहाँ पर वो बांध के रखते हैं, और यहाँ से आप लोग खड़े हो, इधर इधर आप खड़े रहकर देख रहे हो, जैसे आपको पूरा ओवरव्यू दिखे। तो जब वो लोग इस स्पीड से घूमते घूमते यहाँ तक आते हैं ना, और स्पीड को बढ़ाएंगे ना, तो डेफिनेटली वो बड़े सर्कल लेने वाले हैं। स्पीड को और बढ़ाया तो बड़ा सर्कल लेंगे। आपने सही बोला, स्टीयरिंग को घुमाने से भी अंदर या बाहर की तरफ टर्न लेगा, वो एकदम सही है। बट वो किसके लिए? फ्लैट रोड के लिए बेटा, ऐसे फ्लैट वर्टिकल रोड के लिए। और ऐसे मौत के कुएं सिर्फ सर्कल अपने सर्कस के अंदर दिखाने के लिए होते हैं। बट कई बार है ना, सर्कस के बाहर मेला जब लगता है कोई गांव में, वहां अगर मौत का कुआं अगर डिजाइन हुआ तो ऐसे में, या फिर कोई ऐसी जगह है जहां पर आपके मौत के कुएं ये शेप के बनते हैं, आपका स्टीयरिंग व्हील बेटा काम करेगा, सही बोला आपने, अंदर और बाहर की तरफ। बट हम जब स्पीड बढ़ाते तो वो चीजों को ऊपर थ्रोन ऑफ करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ। आप एक बॉल ले लो, ग्लास का या मेटल का, उसके अंदर मार्बल डालो, और उस बॉल को धीरे धीरे घुमाना चालू करो। मार्बल देखो घूमना चालू करेगा, और अगर आप उसकी स्पीड बढ़ाओगे, मार्बल ऊपर उठेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, स्पीड अगर बहुत फास्ट कर दे तो मार्बल उठ के उस बॉल से बाहर निकल जाएगा। बस बिल्कुल उसी तरीके से ये मौत के कुएं के अंदर होता है। यस सर, मैं वही मतलब डाउट था कि स्ट्रेट मतलब प्लेन पैरेलल जब रहेगा तभी वो मतलब उसी स्पीड से घूमेगा। पोजीशन हाँ वही सेम रहेगा। हाँ, पर बराबर। मतलब थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा ना, मतलब क्रॉस हाँ, में रहेगा तो वो मतलब ऊपर ही जाएगा यस स्पीड यस, बढ़ाने पे। हाँ ये सही है, बराबर है। डाउट था। थैंक यू ओके सर। ओके ओके।